ये डायरेक्टली बैरो रिसेप्टर और वी कैन से प्रेस रिसेप्टर, ये जितने भी रिसेप्टर्स होगा, रिसेप्टर्स, ये डायरेक्टली रेगुलेट होते हैं बाय नर्वस सिस्टम। जहां पर भी हम बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ते हैं, और ये ब्लड वेसल्स में रेस्पिरेटरी पासेजवे में अलग अलग जगह लोकेटेड होता है, और जैसे ही वहां पर फंक्शन अल्टर्ड होते हैं, ये रिसेप्टर्स नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन देते हैं। आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे सेंसरी नर्व, और सेंसरी नर्व का काम है टू कैरी और कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन से ब्रेन को इंफॉर्मेशन कौन देता है? सेंसरी। देन मोटर क्या करता है? ब्रेन से ऑर्गन तक, ब्रेन से, और कहीं कहीं दोनों एक साथ काम करते हैं, हम लोग मिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स। तो यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, बैरो रिसेप्टर, आगे लिखा मैंने प्रेस रिसेप्टर। यह एक एमसीक्यू बनता है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, रेना रिस्पांसिबल टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर। कभी कभी पूछते हैं कौन सा रिसेप्टर, यहां पर मैंने बी से लिखा बैरो और पी से लिखा प्रेस, और फुल फॉर्म देखेंगे तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इस मैकेनिज्म का काम है टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर, टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर, और स्पेशली आर्टीरियल प्रेशर। पहले आप इसको समझिएगा, एग्जाम में पूछते हैं कि बैरो रिसेप्टर कहां लोकेटेड होता है। मैंने लिखा वॉल ऑफ आयोटिक आर्च एंड कैरोटिड साइनसेस, कैरोटिड साइनसेस दैट यू कैन सी एवरीवन। दिस इज योर असेंडिंग aorta, arch of aorta, then descending, right brachiocephalic, left common carotid, left subclavian, right, that is our clavicular artery, right common carotid, then right external, right internal, left internal और left external, almost देखा जाए, that is a right common carotid artery, right external common carotid artery, right internal common carotid artery, left side में left external common carotid artery, लेफ्ट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब मैंने यहां पर आपको दो अलग अलग लोकेशन बताया, आयोटिक आर्च, दिस इज योर आयोटिक आर्च, दिस इज योर आयोटिक आर्च। सेकंड लिखा मैंने कैरोटिड साइनसेस, दैट इज कैरोटिड साइनसेस, दिस वन जहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल का डिवीजन होता है। कैरोटिड तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दो जाता है, राइट कॉमन कैरोटिड और जहां से कैरोटिड का डिवीजन होता है वहां पर जो एरिया होता है उसको कहते हैं कैरोटिड साइनस। क्या कहते हैं? शॉर्टली रिवाइज करता हूं, असेंडिंग आयोटा इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आयोटा। असेंडिंग आयोटा हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, किसको कहता है? फिर आता है आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा अपर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड देता है। आर्च ऑफ आयोटा में एक बड़ी ब्रांच राइट साइड से निकलता है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। राइट ब्रेकियोसेफेलिक के दो ब्रांच है, राइट क्लेविकुलर और राइट कॉमन कैरोटिड, और राइट कॉमन कैरोटिड की फर्दर दो ब्रांच बनता है, राइट एक्सटर्नल और राइट। ठीक लेफ्ट साइड से डायरेक्टली एक आर्टरी निकलता है, इसका नाम है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। ये जाकर के आगे दो ब्रांच बनाता है, एक्सटर्नल और, जहां पर राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का डिवीजन होता है। मैंने पढ़ाया था सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, डिवाइड एट द लेवल ऑफ सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, और जहां डिवीजन होता है दैट वी शेप जो बनता है दैट इज अ कैरोटिड साइनस। क्या बोलते हैं? तो एक तो कैरोटिड साइनसेस वाले एरिया में और एक इस आयोटिक आर्च में, यहां दो पर जगह जो रिसेप्टर्स लोकेटेड है, तो उसका नाम क्या? बैरो। एग्जाम में पूछते हैं बैरो रिसेप्टर लोकेटेड वेयर, तो कैरोटिड साइनस और आयोटिक आर्च, याद रहेगा। ओके, अब ये बैरो रिसेप्टर काम कैसे करते हैं? जैसे मैं यहां मेंशन किया है, दे आर अफेक्टेड बाय द चेंजिंग इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। जैसे ही आपके आर्टरी का ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होगा, तो ये बैरो रिसेप्टर नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन देंगे। अब ब्रेन क्या करेगा? जैसे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आया, इंक्रीज इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, तो बैरो रिसेप्टर ब्रेन को इंफॉर्मेशन देगा, और ब्रेन क्या करेगा? डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर। जैसे आर्टरी का प्रेशर बढ़ा, तो बैरो रिसेप्टर प्रेशर को क्या कर देगा? कम। और जैसे ही आपका डिक्रीज प्रेशर हुआ, तो बैरो रिसेप्टर प्रेशर को क्या कर देगा? डिक्रीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट बैरो रिसेप्टर कैन इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। तो सिंपली ब्लड प्रेशर आर्टरी में कम ज्यादा होगा, तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन सा रिसेप्टर करता है? बैरो रिसेप्टर का दूसरा नाम प्रेस रिसेप्टर, वेयर इट इज लोकेटेड आयोटिक आर्च और, प्लीज राइट डाउन एवरीवन, यदि होगा तो लिखिए फटाफट। का दूसरा नाम पूछते हैं, लोकेशन पूछते हैं, काम पूछते हैं। बच्चों, नाउ नेक्स्ट वन मोर रिसेप्टर जो ब्लड वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट करता है,
stretch receptor. Baroreceptor also known as press receptor, located in the vena cava right atrium, especially superior vena cava, inferior vena cava, that is your right atrium. सुपीरियर वेना का अपर एक्सट्रीमिटी से ब्लड को लेके आता है, इंफीरियर वेना का लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड को लेके आता है और ब्लड को डिलीवर क्या करते हैं? राइट एट्रियम. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच रिसेप्टर. रिस्पॉन्ड टू प्रेशर चेंज दैट अफेक्ट सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम. अब नॉर्मली राइट एट्रियम का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 15 टू 30 mm ऑफ एचसी पढ़ाया था आपको. 15 टू, दैट इज अ नॉर्मल. दैट्स अ नॉर्मल. यदि आपका वॉल्यूम रिटर्न बैक डिक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एट्रियम का प्रेशर चेंज होगा, इंफीरियर वेना कावा का प्रेशर चेंज होगा. उस समय स्ट्रेच रिसेप्टर काम करेगा. आई हैव मेंशन व्हेन द बीपी डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपोवोलेमिया, सिंपैथेटिक रिस्पांस अकर कैन कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन. यदि आपका वॉल्यूम जो है राइट एट्रियम में आने वाला डिक्रीज हुआ और वॉल्यूम डिक्रीज होने का कॉज होगा डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, और हाइपोवोलेमिया होगा तो फ्लूइड रिटर्न कम होगा, फ्लूइड रिटर्न कम होगा तो पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा. क्या होगा? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा और ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा. और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो किसको स्टिमुलेट करेगा? पैरासिम्पैथेटिक. और पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है? डायलेट ब्लड वेसल्स. तो इट responsible to participate with the sympathetic nerve to maintain your blood pressure. If your blood volume fluctuates, तो वॉल्यूम कम ज्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है स्ट्रेस रिसेप्टर. आर्टरी में प्रेशर कम ज्यादा होता है तो काम करता है बैरोरेसेप्टर. कौन करता है? प्लीज राइट डाउन. ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पस ऑफ व्यू से. इसके बाद में आपका एनाटॉमी फिनिश हो जाएगा. एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लिखना सभी ने. एक मैकेनोरेसेप्टर होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, जो रेस्पिरेटरी पैसेजवे के स्पाज्म को रेगुलेट करता है. तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे वहां पर पढ़ेंगे मैकेनोरेसेप्टर. यहां पर दो था, बैरो और स्ट्रेच. ये बच्चों आपको आईडी कार्ड नहीं मिला क्या? आईडी कार्ड मिला या नहीं मिला? तो आईडी कार्ड बैग में रखने के लिए थोड़ी होता है. हाँ, यू शुड वियर एवरीवन. कल से बोलता हूं गार्ड साहब को आपका आईडी भी चेक करें, टी शर्ट भी पहन के आए कि नहीं आए वो भी चेक करें, बैग जेएनसी का है कि नहीं वो भी चेक करें. और अभी बता दे तो कल से चेक करेंगे बेटा. तो यू शुड वियर कंप्लीट यूनिफॉर्म. है ना? किसी का आईडी कार्ड कहीं पड़ा है क्यों फिर ले जाने की जरूरत है? और कल स्ट्रिक्टली मैं बोलूंगा आपको गार्ड को, फिर मत कहना गार्ड साहब ने डांट दिया. नहीं मिला मतलब फीस जमा नहीं है भाई. जिसको नहीं मिला है तभी तुम्हें बोलो पहन के आओ, है ना? मैं थोड़ी बोला फीस जमा करो. नहीं मिला तो लेके आओ. क्यों नहीं मिला? रिसेप्शन में जाओ, पता करो क्या कॉज, क्या डिजीज का कॉज को सबसाइड करो. ठीक है? और इसको गले में डाल के बैठो बेटा. फिर आर्मी मैन कहां से बनोगे? ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ना वहां कितने अच्छे लग रहे, देखो ब्लैक कितना अच्छा बनाया मन से, है ना? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों, ईसीजी और ईकीजी. ज्यादातर बच्चे ईसीजी को जानते हैं, कार्डियो को सी से भी लिख सकते हैं, कार्डियो को के से भी लिखते हैं. तो कुछ नालायक डॉक्टर क्या करते हैं, ईकीजी लिख देते हैं. तो भी समझना ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. दोनों में लिटिल वेरिएशन है. कभी हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ते हैं, कभी ग्राफी पढ़ते हैं. तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ईसीजी और वीके से ईकेजी. एक्जेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी आपसे पूछे ना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी, अभी तो नहीं पूछते, पहले पूछा करते थे, है ना? फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नॉट ग्राफी. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए हम ईसीजी करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. कभी कभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लिखा होता है, वो भी मैंने मेंशन किया. इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. मतलब मशीन के द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रोसीड करना, उस एक्टिविटी को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. ग्राफी मींस बिलोंग ग्राफ. एक आपने देखा ईसीजी पेपर आता है, उसके ऊपर वेव्स बनती है ना? वेव्स बनने से लेके पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. तो इन दोनों के कंपैरिजन ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, पर्पस टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रेगुलेट करता है कंडक्शन,
सिस्टम, यू नो एस नोट एवी नोट, दे आर रिस्पांसिबल टू रेगुलेट योर कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी जो है उसको फाइंड आउट करने का काम करता है ईसीजी। कौन करता है? तो दैट्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफी मींस process to producing electrocardiogram recording heart electrical activity on graphical paper, that is electrocardiography। तो दोनों डिफरेंस क्लियर? हो सकता है मैं आपसे पूछ लूं एग्जाम में फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी और दोनों लिखो, तो आपको राइट किसको मानना है? इलेक्ट्रोकार्डियो। कभी कभी ना बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू फंस जाते हैं। अब मैं आपको कहूं, लिखिएगा स्पाइग्नोमेनोमीटर, लिखिएगा स्पेलिंग किसकी सही होती है? बीपी अपरेटस का दूसरा नाम, बस मैंने बोल दिया, जोर से बोलोगे आप सही कर लोगे। बीपी अपरेटस का दूसरा नाम है स्पाइग्नोमेनोमीटर, स्पेलिंग लिखिएगा उसकी। और ये एमसीक्यू कई बार आया हुआ है, डबल एम आता है, एन ओ आता है, लिखा, मशक्कत करनी पड़ रही। अब जो बच्चे बहुत अच्छे इंग्लिश से आते हैं वो तो कर लेंगे, और आप और हम जैसे मात खा जाएंगे, है ना? डबल एम आ गया, एन ओ आ गया, स्पाइग्मो मैनोमीटर या स्पाइग्नो, स्पाइग्मो, स्पाइग्नो, दोनों में से एक है। एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? स्पाइग्मो मैनोमीटर या स्पाइग्नो? स्पाइग्मो मैनोमीटर क्या होता है? हाँ देखिए, छोटी छोटी गलती ऐसी होती है बेटा। नाउ नेक्स्ट वन, एक इमेज दिखा बेटा, फाइंड आउट करिएगा। इसी से स्टार्ट करने से पहले कुछ पैरामीटर देखते हैं। ये क्या है इमेज? दैट इज ईएम इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मायो, मायो मतलब मसल, दैट मींस टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल। अब आपको कई सारे बॉडी में मस्कुलर डिजीज होता है, और मस्कुलर डिजीज में मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए ईएमजी करते हैं। और एक इमेज मैंने आपको पुट किया हुआ है जहां पर डिस्टल आर्म है, वहां की मसल्स को, मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक किया जाता है। और कई सारी ऐसी डिजीज आपकी बॉडी में, लाइक कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम ड्यू टू, या ड्यू टू मीडियल नर्व कंप्रेशन, मीडियल नर्व कंप्रेशन की वजह से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, दैट कैन कॉज नमनेस, दैट कैन कॉज। तो वहां पर आपकी मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करना है, तो इस तरीके से हम लोग डिवाइस को यूज करते हैं। और जैसा इलेक्ट्रोमायोग्राफी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गुलियन बेरी सिंड्रोम, जीबीएस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बच्चों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहां पर आपकी बॉडी में मसल वीकनेस हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइस्थेनिया ग्रेविस, तो ये कुछ इवन मैं ऐड कर रहा हूं, पोलियो, पोलियो माइलाइटिस, दैट आल्सो मसल्स वीकनेस डिसऑर्डर। तो ये वो कंडीशंस है जहां पर मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाना होता है, तो हम लोग ईएमजी करते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या करते हैं। और पर्पस यहां पर भी है, वहां ईसीजी था टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यहां पर टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल, मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। फास्ट फास्ट लिखिए बेटा। और मन लगा बच्चों पढ़ाई में? लगा नहीं पड़ेगा है? नर्सिंग ऑफिसर जो बनना है। कुछ बच्चे अभी भी बहुत उदास उदास बैठे रहते हैं, ये नॉर्थ सेट क्या है, डरा दिया बच्चों को। हम ये कह सकते हैं सिंपली, एस थर्ड को प्री एचएल, मतलब एचएल फेल होने से पहले जो सुनाई था एस थ्री, वेंट्रिकुलर फेल होने से पहले सुनाई था एस फोर, सिंपल तरीके से, ठीक है? लिख लिया? हाँ बेटा। ना 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 ना, करते हैं हम, इसका रीजन है मेनली क्या होता है, यदि हम हेड ऑफ बेड को एलिवेट नहीं करेंगे ना, तो जुगुलर वेन प्रेशर इंटरफेरेंस करेगा सीवीपी के साथ। जुगुलर वेन प्रेशर, क्योंकि सुपीरियर वेना कवा, फिर ब्रेकियोसेफेलिक, फिर आपका सब क्लेविकुलर, फिर जुगुलर वेन। इफ वी कैन नॉट पुट, दैट विल बी इंटरफेरेंस, कैन नॉट गिवन राइट रीडिंग। तो जुगुलर वेन को पहले सेटल करना जरूरी है, देन वी कैन मेजर। तो ये पाथवे बनता है कि अब ब्लड ड्रेन कहां हो रहा है, राइट एट्रियम में। यदि आप सुपाइन में लोगे ना तो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी और इंक्रीज मिलेगा ज्यादातर, फिर डिजीज को कर सकते हैं, बट रियल प्रोसीजर डॉक्टर में कुछ भी करते हैं प्रैक्टिकली। हाँ प्रैक्टिकली मैं प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें वी डू रॉन्ग प्रैक्टिस, बट एग्जाम में आप लिखोगे मैं सेंट्रल लाइन से चेक करूंगा, दैट्स नॉट राइट आंसर। तो प्रीफरेबल कैथेटर है। कई बार आप देखिए कैनुला लगाते हो, एक अडल्ट का 20 गॉज का कैनुला प्रीफर करते हैं, अपने पास अवेलेबल 22 है वो भी लगा दिया, 18 मिला तो वो भी लगा दिया, बट एग्जाम में पूछे तो नहीं लिख सकते। 18 का काम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज होना, है ना? 16 का अलग काम है, 24 का अलग है। इवन मैं कह रहा हूं 24 भी यूज करते हुए मिल जाएंगे। तो सिचुएशनल चीजें कई होती है प्रैक्टिकल टाइम में, अभी हमें एग्जैक्ट लर्न करना है और जो सही है उसको लर्न करना है। एम्स वही पूछता है, नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूं इंट्रामस्कुलर वाला, आज भी आप आईएम लगाए ना, हाथ ऑटोमेटिकली चला जाता है, देन डू मसाज, करते हैं? इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नहीं करना चाहिए, बट हम लोग करते हैं। तो कई सारी ऐसी फॉल्स प्रैक्टिस हुई है, अब उसको सुधार कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट एक और इमेज है, नीचे वाला इमेज को देख के बताएं, ईएमजी क्या बच्चों? इलेक्ट्रो निस्टाग्मोग्राफी, ई
ENZ, electronystagmography, to find out nystagmus. To find out nystagmus. और nystagmus क्या होता है? इनवॉलंटरी involuntary movement of eye. देखो कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेंगे तो बार बार आप ऐसे करेंगे, है ना? तो उसको प्रॉब्लम है, इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, और इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है तो उसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको बोलते हैं ENZ। आप इस पेशेंट को देखिएगा, सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको इलेक्ट्रोड दिखा है, दे आर प्लेसिंग सराउंडिंग द आई एंड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो ये तरीका होता है निस्टाग्मस का पता लगाने, और निस्टाग्मस का मीनिंग होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ आई। आई का इनवॉलंटरी मूवमेंट इज कॉल्ड निस्टाग्मस, और इस निस्टाग्मस को पता लगाना है तो इलेक्ट्रो निस्टाग्मोग्राफी करना पड़ता है। लिख लिया? वन मोर इज देयर, EEZ, that is a EEZ, electroencephalogram, electroencephalogram, to find out electrical activity of brain. To find out electrical activity of brain is called electroencephalogram. वैसे, can you tell me, brain is also known as encephalon. ब्रेन का दूसरा नाम है एनसीफेलोन। ब्रेन इज आल्सो नोन एज एनसीफेलोन, और ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए हम लोग EEZ करते हैं। इवन आपने सुना होगा सीजर, सीजर, abnormal electrical activity of brain, abnormal electrical activity of brain is called seizure। और सीजर का डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है बच्चों, डेफिनेटिव बोल सकते हो, कंफर्मेटिव बोल सकते हो। डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, दैट इज अ EEZ। सीजर का पता लगाना है तो हम लोग इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम करते हैं, और सीजर का मतलब होता है एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। What do you mean by epilepsy? Recurrent attack of convulsion। देखिए बहुत सिंपल मीनिंग है एपिलेप्सी का, बहुत इजी है। एपिलेप्सी इसी सीजर का बार बार आना, रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर। आपको यदि बार बार सीजर आ रहा है तो यू आर सफरिंग विद एपिलेप्सी, दैट इज एपिलेप्सी। रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर इज कॉल्ड एपिलेप्सी। यदि आपको सीजर है और सीजर बार बार रिपीट हो रहा है तो यू आर गोइंग टू बी एंटर इन एपिलेप्सी। जैसे कहते हैं कि अनकॉन्शियसनेस को ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। पेशेंट किस में चला जाएगा? अनकॉन्शियसनेस 24 आवर्स की कंडीशन है, और 24 आवर्स के बाद पेशेंट स्टिल नॉट रिस्पोंडिंग, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कोमा, दैट इज अ कोमा। तो याद रखना, एपिलेप्सी, सीजर का रिकरेंट अटैक होना एपिलेप्सी कहलाता है। सीजर का डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन होता है? EEZ। कौन होता है? EEZ। तो ये कुछ टर्म्स है, हम पढ़ रहे हैं ECG। क्या पढ़ रहे हैं? तो ECG को स्टार्ट करते हैं, बट एग्जाम में ऐसे MCQ बनते हैं कि डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द सीजर आप लिख सकते हो, दैट इज अ EEZ। आगे चलें, यस और नो? ऐसे डिस्चार्ज कैसे हो रहे सब बच्चे? है टाइम 1 घंटा और पहले कर दे, मैं कर भी दूंगा, ध्यान रखना। हाँ तो सुधर जाओ।
है ना? अभी 2 to 7:30 टॉलरेट करो, मेरा भरोसा नहीं मैं कल 1 बजे बुला लूंगा, मैं तो यही हूं पूरे दिन। इसलिए अभी है ना 2 to 7:30 टॉलरेट करो, स्टिल सफिशिएंट है, फिर कहना टॉक्सिसिटी हो जाएगी। स्पेशली रिसेंट बच्चों ने ज्वाइन किया है, उनका हाजमा थोड़ा स्ट्रांग बनने दो, है ना? धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है? बैक साइड वाले बच्चे, उनको तो आप रात को 2 बजे भी बुलाना पढ़ने आ जाएंगे। हाँ, ओके, नेक्स्ट कैरी करते बेटा, देखना क्या बेटा? अच्छा, कन्वर्जन। कन्वर्जन का सिंपल मीनिंग है इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स। और मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, स्केलेटल मसल। जितना अपन चाहेंगे उतना हाथ को चला सकते हैं, और जब कन्वर्सन आएंगे तो अपनी नहीं चलती, है ना? तो आपकी बॉडी में जो वॉलंटरी मसल्स है, उन वॉलंटरी मसल्स का जब इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्शन, दैट इज कॉल्ड कन्वर्शन। इनवॉलंटरी, जैसे हार्ट का मसल जो है ना, वो इनवॉलंटरी कौन सा है? स्केलेटल कौन सा? वॉलंटरी। अब अपना मन करेगा तो अपन हाथ को फ्लेक्स करेंगे, और जब आपको कन्वर्सन आएगा तो हाथ अपने आप ही फ्लेक्स हो जाएगा। तो सिंपल मीनिंग इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल इज कॉल्ड कन्वर्शन, इज कॉल्ड। और कौन सी मसल की बात कर रहा हूं मैं? देखा कन्वर्सन वाले पेशेंट को ऐसे एकदम हाथ पैर खींच जाते होता है ना, आपका मन नहीं करता कि मैं स्ट्रेच करूं, बट हो जाते हैं। तो वॉलंटरी मसल्स में जब इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्शन। क्या कहते हैं? ओके, 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 फाइन। अभी मेरा एक पुराना सा फोटो है, जैसे आपके बचपन का फोटो होता है ना, ईसीजी के बचपन का फोटो लेके आया हुआ है। पहले ईसीजी कैसा होता था, आजकल तो सबको पता है। अभी जो मॉडर्न ईसीजी वो भी आपको दिखाऊंगा, और मॉडर्न हो चुकी है वो भी दिखाऊंगा। बट ये फोटो देखिएगा, पुराने टाइम में जो साइंटिस्ट होते थे ना, वो एक कमरे में घुस जाते थे 10-10 साल तक, और जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता तब बाहर आते थे। तो दैट इज विलियम इथोवेन। ये जो है ईसीजी के पापा है, यहाँ फोटो में दिख रहे होंगे, है ना? विलियम इथोवेन, फाउंडर ऑफ ईसीजी, डिवाइस ए स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर। पहली बार जब ईसीजी का पता लगाया, और एक फोटो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लीड लगी हुई है चेस्ट पे, और एक मशीन यहाँ पर चल रही है। The device we can say string galvanometer to record small potential accurately, and he provided a simplified analysis of ECG that is still used today. इंडिया में तो नहीं होता है, फॉरेन में कहीं कहीं होता है ना? तो ये पहली बार जब ECG मशीन बना, उस समय इसको हम स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर के नाम से प्रोनाउंस करते थे। इसके फाउंडर का नाम है विलियम इथोवेन। अपना जो विलियम, ही इज द फाउंडर ऑफ दैट आईटी टीम, विलियम इथोवेन। इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट हम देखेंगे 10 होगा, रिकॉर्डेड लीड हमें मिलेगी 12। आपकी बॉडी पे जो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट होगा, 10 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जो हमें रिकॉर्डेड एक्टिविटी मिलेगी वो 12 लीड्स होगा बच्चों। ये बहुत डिफरेंशिएशन जाना जाना बहुत जरूरी है। 10 इलेक्ट्रोड को लगाएंगे, और 12 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे मिलेगी वो भी हम पढ़ेंगे। तो एग्जाम में सीधा पूछेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रोड प्लेस इन योर बॉडी? 2 आर्म्स में 2 लेग, 6 चेस्ट लीड, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग, V1 से लेके V6। 3 एडिशनल लीड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, AVR, AVF और AVL। तो याद रखना है प्लेसमेंट ऑफ लीड कितना है? 10। और रिकॉर्डेड लीड कितना मिलेगा? 12। ओके, वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। लिख लिया सभी ने? हाँ, लिख लीजिए बच्चों।
लिख लिया? अब एग्जैक्टली जब ईसीजी की बात करें, हमने कहा था टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, बट ईसीजी देयर इज अ विंडो थ्रू व्हिच सी द हार्ट। ये एक विंडो है जिसके द्वारा हार्ट को देखते हैं कि आपका हार्ट काम कैसे करता है, हार्ट का एटीएम कैसे काम करता है, हार्ट का वेंट्रिकल कैसे काम करता है, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। उसको कंप्लीटली विजुलाइज करने के लिए हम ईसीजी कंडक्ट करते हैं। क्या कहते हैं? जैसे शुरू में मैंने कहा था टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब अलग अलग लीड को मैं प्लेस करूंगा, उससे पहले डायरेक्टली ईसीजी जो लीड का प्लेसमेंट होता है, दैट इज अ विंडो टू सी द हार्ट। अब यहां पर मेंशन किया लिम्ब लीड, एक वर्ड लिखा बाइपोलर सेंडर लीड, द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सिस। लिम्ब लीड्स क्या होती है? सपोज एक पर्सन है, एक पर्सन है, लुक्स लाइक टिपिकल नर्स, तो ये कैप है ना। अब जैसे ये आपका राइट आर्म है, ये आपका लेफ्ट आर्म है, ये आपका राइट लेग है और ये आपका लेफ्ट लेग है। प्लेसमेंट में चारों पे चार लीड्स को प्लेस करते हैं। लिम्ब लीड बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब टू एक्सिस। सपोज राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, इन दोनों के बीच के रिलेशन को लीड फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड फर्स्ट। अब लिम्ब लीड में तीन लीड्स होता है, लीड फर्स्ट होता है, लीड सेकंड होता है, लीड। तो लीड फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है? शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सिस। फॉर एग्जांपल राइट आर्म लेफ्ट आर्म, दोनों के एक्सिस के रिलेशनशिप को लीड फर्स्ट शो करता है। राइट आर्म लेफ्ट लेग लीड सेकंड, लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग लीड थर्ड, राइट लेग न्यूट्रल होता है, राइट लेग जो है न्यूट्रल होता है। तो दो एक्सिस के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक्शन पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रो ट्रांसफर होंगे, तो राइट आर्म लेफ्ट आर्म दोनों के बीच के लीड को क्या कहते हैं? लीड फर्स्ट। क्या कहते हैं? राइट आर्म लेफ्ट लेग दैट इज अ लीड सेकंड, लीड लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग लीड थर्ड, और राइट लेग क्या होगा? न्यूट्रल। राइट लेग क्या होगा? तो तीन वो लीड्स है जो दो एक्सिस के बीच के रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है, वो लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड। एग्जाम में पूछेंगे विच इज द एग्जांपल ऑफ बाइपोलर, तो लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड। कभी कभी पूछते हैं विच इज द लिम्ब लीड, तो भी आपको लिखना लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड। और आपसे पूछे स्टैंडर्ड लीड कौन सी होती है, तो भी लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड। आगे जब मैं प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं आपको यहाँ पर 12 लीड्स के बारे में बता रहा हूँ। प्लेसमेंट में कौन सा लीड कहां से कहां रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कहां प्लेस करेंगे, एक एक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड वन, ऑगमेंटेड लीड, मेजर इलेक्ट्रिकल फोर्स इन अ फ्रंटल प्लेस ऑफ द हार्ट, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, एवीआर, एवीएल और एवीएफ। एवीआर ऑगमेंटेड विक्टर राइट, इसका फुल फॉर्म एवीआर को कहते हैं ऑगमेंटेड विक्टर राइट। देन एवीएल ऑगमेंटेड विक्टर लेफ्ट, एंड एवीएफ ऑगमेंटेड विक्टर फुट, है ना। ये सीएचओ में पूछते कभी कभी, एवीआर, एवीएल और एवीएफ का फुल फॉर्म। ऑगमेंटेड विक्टर राइट, ऑगमेंटेड विक्टर लेफ्ट, ऑगमेंटेड विक्टर फुट। तो दैट्स ऑगमेंटेड विक्टर राइट, लेफ्ट और फुट। इन तीनों को कहते हैं ऑगमेंटेड लीड्स। क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड लीड्स। पहले वाली तीन लीड्स था उसको लिम्ब लीड्स कहते हैं, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड। बाद वाली को ऑगमेंटेड लीड कहते हैं, एवीआर, एवीएल और एवीएफ। तो टोटल अभी तक कितना हो गया? 6। राइट फास्ट, कहीं कॉर्नर में फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा। Let's show everyone. The now unipolar, that is the chest lead, anterior leads, major electrical force in a longitudinal place of the heart, V1 से लेके V6, V1, V2, V3, V4, V6। यहाँ एक वर्ड लिखा यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब होता है रिप्रेजेंट या रिफ्लेक्ट रिलेशनशिप between single axis, that will be relationship effect between single axis is called unipolar, is called unipolar. So that is the augmented lead, limb lead, chest lead। और कभी बहुत सिंपली पूछते बाइपोलर कौन सा होता है, यूनिपोलर कौन सा होता है ना, ऑगमेंटेड लीड कौन सा होता है। तो ये हमारे पास जो है 12 रीडिंग लीड जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया है। मैंने कहा प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड कितना था बच्चों? 10, और रिकॉर्डेड लीड कितना है? 12। और 12 जो रिकॉर्डेड लीड आपको मिलने वाला है, जिसमें 3 लिम्ब लीड से पढ़ेंगे, 3 ऑगमेंटेड हम पढ़ेंगे, और 6 चेस्ट लीड जो है दैट वी आर गोइंग टू सी। सो एवरीवन, अब आप लोग जब हॉस्पिटल में ईसीजी करते थे तो जेली का यूज करते थे। अच्छा, जेली लीड को चिपकाने के लिए करते थे या गुड कंडक्शन के लिए? वेरी रेयर स्टूडेंट, अभी तो सबको पता गुड कंडक्शन। अब ईमानदारी से बता, लीड कभी कभी नहीं वहां से निकल जाता तो हम क्या करते थे?
सच बताना क्या करते थे? हमने सीखा हमारे सीनियर से, पूरा बोतल का बोतल खाली, फिर लीड ईसीजी करते समय निकल गया, लिया जेली लगाया और चिपका दिया। जैसे स्प्रिट है, स्प्रिट नेवर प्रोमिनेंट वेन। भाई किसी पेशेंट को वेन फ्लोन लगाना है, कैनुला लगाना है, तो हमें वेन क्या चाहिए? प्रोमिनेंट चाहिए। अब किसी का वेन नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं? स्प्रिट डालते हैं और कॉटन की लगा के डालते हैं। स्प्रिट का काम है टू डीकंटामिनेट द साइट, उस साइट को डीकंटामिनेट करता है। और हम वेन को ढूंढ रहे हैं, पेशेंट के बॉडी में वॉल्यूम कम है, एक गिलास पानी पिलाओ ना उसको, वॉल्यूम बढ़ेगा, वेन प्रोमिनेंट होगा। हम स्प्रिट लगा लगा के डिब्बा खाली कर देते हैं, वेन फिर भी नहीं मिलता है। तो स्प्रिट का काम है सिर्फ 5 मिनट तक उसको रखना है, उस एरिया को डीकंटामिनेट करता है। वेन को प्रोमिनेट करना है तो पेशेंट को वॉल्यूम, कभी भी पेशेंट को वेन नहीं मिले ना तो उसको 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पिलाओ, आप देखो ऐसा फुला हुआ वेन दिखेगा, क्योंकि वॉल्यूम सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और ब्लड वेसल्स में वॉल्यूम आएगा, तो आप वेन लगा सकते हो, वेन कैनुला लगा सकते हो। तो हम इस जेली का आज से ही उपयोग करेंगे, आज तक जो भी था चलने देते हैं। ऐसा एक बोतल दिखा होगा, ऐसे पकड़ते थे, है ना? और अब इसको हम कई सारे नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ईसीजी जेली सभी जानते हैं, कार्डिक जेली भी जानते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पूछता है सोडियम क्लोराइड, ये एग्जाम का एमसीक्यू है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और इसका काम जो है टू रिड्यूस रेसिस्टेंस बिटवीन स्किन और इलेक्ट्रोड एंड गुड कंडक्शन, गुड कंडक्शन ऑफ इंपल्स। कंडक्टिव जेल भी बोलते हैं इसको। तो स्किन और इलेक्ट्रोड के बीच के रेसिस्टेंस को जो है कम करता है, जिससे इलेक्ट्रोड इजीली इंपल्स को रिसीव कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली इसका यूज है ईसीजी जेली का। ऑनलाइन वाले बच्चे भी एक्सेप्ट कर सर, हम तो खूब जेली डालते थे। जेली बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लगाना होता है। इट्स ओवर। तो एग्जाम में सोडियम क्लोराइड पूछे तो भी सोडियम क्लोराइड जेली का काम भी है गुड कंडक्शन, कार्डिक जेली के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं ईसीजी जेली, और टू रिड्यूस रेसिस्टेंस बिटवीन स्किन और इलेक्ट्रोड। अब लीड की प्लेसमेंट का बात करते हैं। राइट आर्म देखिए, दैट इज योर राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग और लेफ्ट लेग। अब जो इलेक्ट्रोड का हम प्लेसमेंट करते हैं उसके बाद में 12 लीड का रिकॉर्डिंग जब लेते हैं तो एक इलेक्ट्रोड जो है राइट आर्म पे प्लेस करते हैं और उसके साथ लीड को कनेक्ट करते हैं, दूसरा लेफ्ट आर्म पे, तीसरा राइट लेग। मैंने लिखा न्यूट्रल इलेक्ट्रोड। राइट लेग वाला इलेक्ट्रोड जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो न्यूट्रल होता है। और लेफ्ट लेग, तो ये तो आपके पास चारों साइड में 4 इलेक्ट्रोड को हमने प्लेस कर दिया, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट फुट और लेफ्ट फुट। अब आता लीड फर्स्ट। एग्जैक्टली लीड फर्स्ट की बात करें, बिटवीन राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, दैट इज अ लीड फर्स्ट। ये दिखेगा नहीं, ऐसे कोई कनेक्शन बाहर से नहीं दिखता है, आप सोचोगे बाहर से ऐसा तार दिख रहा होगा, ये राइट आर्म और लेफ्ट आर्म का लीड के द्वारा ही इंपल्स का ट्रांसमिशन है, दोनों का। तो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच का जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा दैट वी कैन से लीड फर्स्ट। तो एग्जाम में पूछते हैं लीड फर्स्ट कहां होता है? बिटवीन राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, दैट विल बी प्लस। देन लीड सेकंड बिटवीन राइट आर्म और लेफ्ट लेग, दैट इज अ लीड सेकंड। बिटवीन राइट आर्म एंड लेफ्ट फुट, ये लेफ्ट लेग, लेफ्ट फुट बोल सकते हैं और लेफ्ट लेग बोल सकते हैं। और लीड थर्ड बिटवीन लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म, या लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग बोल सकते हैं। आप लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग लिख सकते हो, लेफ्ट लेग लेफ्ट आर्म लिख सकते हो। लेफ्ट आर्म प्लेसमेंट का पूछेंगे, एक्यूरेसी पूछेंगे। तो लीड फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैंने कहा था ये लिम्ब लीड्स है, और ये भी कहा था ये बाइपोलर है। कौन सा है? और बाइपोलर का मीनिंग बताया था द शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू लीड्स। अब आपके पास में दो लीड्स, एक राइट आर्म और एक, दोनों के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कौन कर लीड? राइट आर्म लेफ्ट लेग के बीच के रिलेशनशिप को कौन रिप्रेजेंट करा? और लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच के रिलेशनशिप को लीड थर्ड कौन करा? लीड थर्ड, लीड थर्ड। तो दो एक्सिस के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने वाली लीड्स को बाइपोलर कह सकते हैं, लिम्ब लीड कह सकते हैं, स्टैंडर्ड लीड कह सकते हैं। तो ऑप्शन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लीड फर्स्ट किस किस के बीच में, लीड सेकंड किस किस के बीच में, लीड थर्ड किस किस के बीच में। तो आप शो कर सकते हो राइट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट फुट, लेफ्ट लेग और लेफ्ट फुट कह सकते हैं बिटवीन लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म। तो दैट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सिस। अब एक और एमसीक्यू बनेगा, आप देख पा रहे होंगे जब मैंने तीनों लीड को पुट किया है तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, आपको दिख रहा है ट्रायंगल बन रहा है। वैसे इसके का शेप बताया था ट्रायंगुलर, नोज कैसा होता है? ट्रायंगुलर। और यहाँ पर भी आप दिखा होंगे राइट लेग को मैं न्यूट्रल लिखा है और एक ट्रायंगल शेप बना है। एग्जाम में पूछे इसका नाम क्या है? इथोवेन ट्रायंगल। जो फाउंडर है ईसीजी का उसी के नाम से है। इमेजरी फॉर्मेशन ऑफ द थ्री लिम्ब लीड इन अ ट्रायंगल यूज्ड इन ईसीजी इज कॉल्ड इथोवेन ट्रायंगल। नोट करके लिखना, ये भी आया एमसीक्यू है।
ईसीजी में जो लिम्ब लीड्स ट्रायंगल बनाते हैं उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? इथोएन ट्रायंगल। लिखा? देन आई विल शो यू पिक्चर कि ऑगमेंटेड लीड कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है और लिम्ब लीड कैसे रिफ्लेक्ट करता है। लिखा बच्चों? आई विल शो यू पिक्चर, यू कैन सी एवरीवन। इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वाली इमेज में आप देख रहे होंगे दैट इज आवर लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म। कौन सा लीड था? लीड फर्स्ट। सेकंड पिक्चर में आओगे, अगेन राइट आर्म लेफ्ट लेग, लीड कौन सा है? सेकंड। थर्ड में जाओगे, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग, लीड कौन सा है? तो ये तीनों लीड क्या कर रहा है? दो एक्सिस के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वाली इमेज में जाओगे, ऑगमेंटेड लीड, ये आपका सेंटर ऑफ हार्ट है। मैंने शुरू में कहा था ईसीजी क्या है? विंडो थ्रू विच सी द हार्ट। ईसीजी क्या? एक विंडो है जिसके द्वारा हम क्या देखते हैं? हार्ट को देखते हैं। अब आप एवीएफ को देखोगे तो एक्सिस रन कर रहा है सेंटर टू फुट की तरफ। मैंने कहा ऑगमेंटेड विक्टर फुट, तो आप देख पा रहे इस एरो को देखिएगा सेंटर टू फुट की तरह एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरी पिक्चर में जाओगे, एवीएल ऑगमेंटेड विक्टर लेफ्ट, सेंटर से किधर जा रहा है? लेफ्ट आर्म की तरफ। एवीआर सेंटर टू राइट आर्म, ऑगमेंटेड विक्टर राइट। तो ये जो ऑगमेंटेड लीड और आपका लिम्ब लीड है, ये सिर्फ हार्ट के अलग अलग एक्सिस के द्वारा इंपल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट एग्जैक्टली उन इंपल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन रिकॉर्ड करेगा? V1, V2, V3 और V4 और V5 और V6। तो सभी लीड का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल पेपर पे आपको दिखेगा। और V1, V2, V3, V4, V5, V6 वो कहां प्लेस करेंगे हम लोग? चेस्ट पे। कहां प्लेस करेंगे? चेस्ट पे। देखिए प्लेसमेंट ऑफ द चेस्ट लीड। अब यहां पर मुझे कुछ कलर कोड लिखा है और कलर कोड अभी काफी वेरी करने लगा, बहुत सारी एडवांस मशीनें आ गई हैं, उनका कलर कोड अलग अलग आने लग गया है। तो कलर कोड सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, बट आपको याद रखना है एक्जैक्टली V1 कहां प्लेस करते हैं, V2 कहां प्लेस करते हैं, V3 कहां प्लेस करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कल वाली इमेज को एक बार रिपीट करता हूं। दैट इज स्टर्नम, राइट क्लेविकल, लेफ्ट क्लेविकल। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 रिप्स। और फिर आपको कहा था मैंने 8 9 10 एक दूसरे से कनेक्ट होता है, 8 9 और फिर 11 और 12। ये मैंने आपको कल जब हार्ट के साउंड पढ़ाए थे उस समय इस इमेज को बनाया था और साउंड का लोकेशन मैंने आपको बताया था। एक बार फिर उस इमेज के द्वारा हम ईसीजी लीड का प्लेसमेंट करते हैं। ये आपका राइट साइड है, ये थॉइड्स का लेफ्ट साइड है। ओके फाइन। दो रिप्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। दूसरी तरफ देखेंगे, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इंटरकोस्टल स्पेस कितने हमारे पास? 11 पेयर है। आपने जब ईसीजी किया होगा अपनी लाइफ में, बी ऑनेस्ट बताना, हमने कभी इंटरकोस्टल स्पेस को पैल्पेट करके चेक करने की कोशिश की? 5% बच्चों ने की होगा। हम अपना मन करता आइडियली V1 V2 V3 V4 V5 लगाया, स्विच दबाया, ग्राफ बाहर निकला, कट किया, पेशेंट का नाम लिखा, ले जाओ डॉक्टर साहब के पास। आज हमें ये देखना है डॉक्टर के पास ले जाने से पहले क्या आपने एसीजी कंडक्ट किया, वो एक्यूरेट है या नहीं। नहीं है, यू कैन रिपीट इट। है तो डॉक्टर को देना। ये तरीका मैं बताऊंगा एक मिरर इमेज बता करके। बट एक्जेक्टली प्लेसमेंट नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट को एमआई हुआ है, एंजाइना हुआ है ना? तो फिर वो क्या होता है कि माइनर या कोई छोटा हॉस्पिटल होता है ना, वहां फॉर्मेलिटी के लिए 200 रुपए ईसीजी ले लेंगे। ईसीजी किया है, डॉक्टर देखते बोले कि तो नॉर्मल है। एटलीस्ट ये ईसीजी का टॉपिक जब फिनिश हो जाता है, ईसीजी, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एट्रियल फ्लैटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री में दोनों, थर्ड डिग्री। तो इस ईसीजी के बाद कम से कम आपके पास कार्डियक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने की काबिलियत होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर आपको धोखा नहीं दे। है ना? ईसीजी खोला, बंद किया, बोलेगा नॉर्मल, तो तुरंत पकड़ना कि क्या एलिवेशन है, क्या डिप्रेशन है, क्या टैकीकार्डिया है, क्या ब्रेडिकार्डिया है, आप सीख सकते हैं। तो पहले जब हमें नॉर्मली पता होगा, वी कैन से एबनॉर्मल क्या होगा उसको देखेंगे। अब लीड का प्लेसमेंट की बात करें, कल यदि आपको याद हो तो मैंने एक फैलिबोस्टैटिक एक्सिस पढ़ाया था और मैंने कहा था पेशेंट इज ऑन सुपाइन हेड 45 डिग्री, राइट साइड में एक्सिला और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जहां पर दोनों मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? फैलिबोस्टैटिक एक्सिस। ओके, अब फैलिबोस्टैटिक एक्सिस का लोकेशन ऑलमोस्ट राइट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में था। कहां पर था? फोर्थ इंटरकोस्टल। प्लस मैंने हार्ट का साउंड पढ़ाया तो मैंने राइट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल में आयोटिक पढ़ाया, लेफ्ट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल में पल्मोनरी क्या पढ़ाया। अब लीड का प्लेसमेंट करते समय 6 में से एक लीड राइट साइड में आएगा, बाकी पांचों किधर आएगी? लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में जो लीड का प्लेसमेंट होगा, राइट साइड में जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है नियर टू द स्टर्नम, यहां V1 लीड का प्लेसमेंट होगा। ध्यान रखना बच्चों, राइट साइड ऑफ द स्टर्नम इन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा लीड प्लेसमेंट होगा? लीड 1 आप लिख सकते हो।
right side of sternum on fourth intercostal space। ये एमसीक्यू एग्जाम में आता है बच्चों, V1 का प्लेसमेंट कहां करते हैं। V1 का प्लेसमेंट राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के राइट साइड है, और इंटरकोस्टल स्पेस का नाम है फोर्थ। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड में राइट एट्रियम लोकेटेड होता है। कौन होता है बच्चों? राइट एट्रियम। राइट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा साउंड सुनते हैं? आयोटिक। कौन सा सुनते हैं? आयोटिक। आगे समझ में? राइट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमने जो लीड का प्लेसमेंट होना है वो V1 का होगा। कौन सा होगा? V1। अब एज इट इज लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V2 का प्लेसमेंट होगा, दैट इज अ V2। दोनों स्टर्नम के नियर है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम ऑन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट और लेफ्ट साइड V1 और रिकॉल कर लोगे? इजीली रिकॉल कर लोगे? अब जब बच्चों हम V3 की बात करेंगे उससे पहले हमें V4 के बारे में पढ़ना है। अगली मैं आपको जो लीड पढ़ाने वाला हूं V4, V5, V6 तीनों ही लीड लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आएगा। लोकेशन अलग होगा, स्पेस कौन सा होगा? फिफ्थ। फोर्थ में कौन कौन सा? V1 और V2। V3 अभी प्लेस नहीं करें। V4, V5, V6 तीनों ही कौन से स्पेस में आएगा? फिफ्थ इंटरकोस्टल। कौन सा स्पेस? ध्यान से देखिएगा, हम प्लेस करते हैं V4 को। अब V4 का जो लोकेशन होगा, स्पेस तो फिफ्थ होगा। ये कौन सा बोन था बच्चों? क्लेविकल। क्लेविकल। इसी क्लेविकल का जो मिड लाइन है, दैट इज अ मिड लाइन। मिड लाइन ऑफ क्लेविकल, और स्पेस कौन सा है? यहां हमारा V4 प्लेस होगा। इसे समझिएगा, स्पेस तो हमारे पास फिफ्थ इंटरकोस्टल है, बट एग्जैक्ट लोकेशन जस्ट मिड लाइन ऑफ क्लेविकल, जस्ट मिड लाइन ऑफ क्लेविकल। तो हम कह सकते हैं दैट यू कैन सी लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट साइड ऑफ sternum at mid clavicular line on fifth intercostal space। हमने इंटरकोस्टल स्पेस बदला, थोड़ा सा लोकेशन चेंज हुआ, तो मैं क्लियरली मेंशन किया है कि लेफ्ट साइड में हमें प्लेस करना है। इंटरकोस्टल स्पेस हमारे पास फिफ्थ है, बट मिड क्लेविकुलर लाइन, कौन सी लाइन बच्चों? मिड क्लेविकुलर लाइन। ये लोकेशन आपको जरूर समझना है, एग्जाम ऐसे ही एमसीक्यू पूछेंगे, है ना, कि एग्जैक्टली कौन सी क्लेविकुलर लाइन में मिड होगा, मीडियल होगा, लेटरल होगा, तो आपको आंसर लिखना मिड क्लेविकुलर लाइन। यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब वी थर्ड जो है बड़ा आसान है, बिटवीन V2 और V4। V3 जो है बिटवीन V2 और V4, दैट इज अ V3, दोनों के बीच में, बिटवीन V2 और या V2 एंड V4। तो अभी 4 लीड को हमने लगा दिया। देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है सही लोकेशन लगाने के लिए, तब हार्ट की खबर मिलेगी, है ना। हम तो नहीं लगे तो जेली डाल देते हैं। और इधर ईसीजी लीड, इधर कान के नीचे कान फोन, फोन पे बात करें और ईसीजी हो गया, पेशेंट को भेज दिया, बेचारा आया था सीवियर कार्डियक चेस्ट पेन करके, और डॉक्टर बोला नॉर्मल है, क्योंकि हार्ट तक लीड का कनेक्शन पहुंचा ही नहीं है। और ये लापरवाही सब करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, स्पेशली फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थोड़ा थोड़ा थर्ड ईयर में। पहली बार जब आपने किसी पेशेंट का ईसीजी किया होगा, देन यू फील वेरी प्राउड। और 4 साल के बाद किसी ने ईसीजी का कहा, निकल लिया वहां से, कौन करेगा? याद रखिए फर्स्ट ईयर में कितने क्रेजी थे आप। एक बार किसी को इंट्रामस्कुलर लगा दिया तो हॉस्टल में आते ही आज आईएम लगाया मैंने, है ना। फिर पूरे दिन मम्मी चाचा ताऊ नाना नानी सबको इंजेक्शन लगाना सीख लिया है। फिर कितना, एक दूसरे ने बोला 2 लगाए, फिर कभी ड्रेसिंग करने का मौका मिला तो एक्साइटमेंट देखना आप उस टाइम, कितना अच्छा लगता था। और आज ऐसा लगा कौन करे। ऐसे नर्सिंग स्टेशन में बैठे रहेंगे, अटेंडर उसको होगा कि सिस्टर जी बोतल खत्म हो गई, तो मैं चक्री नीचे कर दो। दिस रियलिटी। कौन सी चक्री? रेगुलेटर। मैं चक्री नीचे कर दो, मैं आती हूँ। वो चक्री नीचे कर बैठे, टकटकी लगा बैठा, सिस्टर जी आएंगे, तब तक सिस्टर जी ड्यूटी खत्म। फिर आके बोलता है कि सिस्टर जी वो सिस्टर चक्री बंद करवाई थी, तो मैं चक्री चालू कर दो। ये लेवल है हॉस्पिटल का, और स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। उनका पंखा देखो ना, ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे लगेगा कि किस्तों से सांस ले रहा है। अभी मैं रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था जोधपुर के हॉस्पिटल का, तो उसमें अटेंडर एक पंखा लिया जा रहा है, और उसका फोटो खींच के न्यूज़पेपर छापा है, मरीज को भर्ती करने से पहले पंखा साथ लेके जाए। मतलब वहां पर एक पंखा तक नहीं है, क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोग भी आप और हम जैसे हैं, जो जिम्मेदारी को नहीं समझते कि हमें तो 6 घंटे ड्यूटी करना है, फिर घर जाना है। दैट्स रियलिटी। आप अपने घर पे बेड को जब प्रिपेयर करते हो तो कितना खूबसूरती से बेडशीट लगाते हो, पिलो कवर लगा के रखते हो। जब हॉस्पिटल में जाते हो तो ऐसे खड़े हो जाओगे, और टिपिकल नर्सेज भी गेट पे खड़े रहते हैं और अटेंडर पे चिल्लाते हुए, तो अंदर क्यों है, एक ही अलाउ है। ये काम हमारा है क्या? अटेंडर को गिनने का काम किसका है? अपना काम थोड़ी है। हम उन पे गुस्सा करते हैं, क्यों? डॉक्टर साहब हमें डांटेंगे। अरे वो डॉक्टर अपनी जगह भाई, हम नर्सिंग ऑफिसर है। यू शुड फील योरसेल्फ प्राउड, वी आर नर्सिंग ऑफिसर। जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, गवर्नमेंट में, अभी जैसे एम्स में जाने वाले, वहां किसी पेशेंट का बीपी चेक करवाना होगा ना, तो डॉक्टर कहेगा प्लीज एक पेशेंट का बीपी चेक कर दो। दैट इज द पावर ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज द पावर। और वही वही 50 बेड वाला हॉस्पिटल में डियर नर्स रिसेप्शन पे बैठी है,
डीओ नर्स एक्सरे भी कर रही है, डीओ नर्स प्लास्टर भी करवा रही है, डीओ नर्स लैब टेक्नीशियन भी है, डीओ नर्स इमरजेंसी में गार्ड भी है, डीओ नर्स हर काम करती है। तनख्वाह कितनी? 10,000। 10 लोगों का काम और सैलरी कितनी? आपने 9 लोगों को बेरोजगार कर दिया, क्योंकि उनका काम भी आप कर रहे हैं। डर क्या है? हॉस्पिटल वाला निकाल देगा, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा नहीं होता है कि बाहर जाके पढ़ के नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। नहीं, वो 10,000 के चक्कर में सिर्फ अपना शोषण करवाते हैं। वो डबल ड्यूटी कि सर घर में काम है, कल से बताना, बोला कर लेंगे सर। ये है प्राइवेट हॉस्पिटल का, कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, अत्याचार। अत्याचार बोल सकते हैं। फिर वो 10,000 खत्म हो जाते 10 दिन में। 11वें दिन से फिर किसी को उधारी लेना शुरू कर देते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 5 रुपए। ये काम करने से अच्छा है नर्सिंग करो, नर्सिंग ऑफिसर बनो, एम्स में जाके काम सीखो। काम कहां सीखना है? आपको पता है ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। चिंता मत करो, टेम्परेचर लेना भी सिखाएंगे, थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, एग्जाम क्रैक करना चाहिए। फिर हम कहां सीख रहे हैं काम? तो ये दलदल से निकलो। कई सारे बच्चे आज भी आपके फ्रेंड सर्किल में जो मजबूर है 10,000 की नौकरी करने के लिए, और 10-10 करते करते 10 महीने में जेब में 10 रुपए नहीं होते। और यहाँ जैसे ही 10 महीने की कोचिंग खत्म, 2.5 महीने की सैलरी एक साथ, कोचिंग का खर्चा अलग, साल भर की कमाई अलग, 25,000 फिर भी बचत। तो कौन सा बेटर है? नर्सिंग ऑफिसर बनना बेटर है। हाँ, तो कभी कभी आपको बच्चों को लगता है ना सिलेक्शन नहीं हुआ, 5 महीने और लग जाएंगे। वो 5 महीने चिंता नहीं, 5 महीने आपको और निखार रहा है, परिपक्व बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, कि जब भी आप जाओ तो आपको सफलता की फीलिंग लेने का मजा है। पहली एग्जाम में नौकरी लगी तो शायद इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है, इवन इतना उसका बिहेवियर भी इंप्रूव नहीं कर पाता है। झटकों से जो निकलता है ना, वो एकदम फर्निश होकर जाता है, वो गार्ड को भी गुड मॉर्निंग बोलता है। ये फर्क है। तो आप अपने आप को कभी भी नेगेटिव मत मानिएगा। यदि कुछ कमी रही होगी, सक्सेस नहीं मिली होगी, आप और स्ट्रॉन्ग बन के जा रहे हो, और स्ट्रॉन्ग बन के जा रहे हो मतलब आप लॉन्ग सर्वाइवल बनोगे। तो इंसान को कभी भी अपने आप में कमी नहीं ढूंढनी चाहिए, हमेशा गोल पे फोकस रखें, नजर गोल पे रखें, चलते रहें, और बीच में जो भी आएगा उसको हटाते रहो, एंड वन डे यू आर बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर। तो ये बहुत जरूरी है। अब वापस आते हैं बच्चों, आपकी पुरानी बातों को ताजा करते हैं, इसी लीड लगाना सीख रहे हैं हम, है ना? V1 देखा, V2 देखा, V3 देखा, V4, V1 क्लियर राइट साइड फोर्थ, V2 लेफ्ट साइड, V3 बिटवीन V4 और V2, और V4 फिफ्थ इंटरकोर्सल स्पेस। अब लगाते हैं V5। एग्जैक्टली क्या होता है? ये लेफ्ट साइड का आपका बॉडी है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, दैट यू कैन सी, ये आपका लेफ्ट हैंड है ना? और लेफ्ट हैंड के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? एक्सिला। क्या होता है? दैट इज एंटीरियर एक्सिला, दैट इज एंटीरियर, दैट इज अ पोस्टीरियर, दिस वन मिड एक्सिला। तो एग्जैक्टली V5 की हम बात करें तो V5 का जो प्लेसमेंट होगा, अगेन फिफ्थ इंटरकोर्सल स्पेस, अगेन फिफ्थ इंटरकोर्सल स्पेस, इन मिड क्लेविकुलर, एंटीरियर क्लेविकुलर लाइन, ये आपका एंटीरियर क्लेविकुलर लाइन है बच्चों। सो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, और स्पेस आपका अगेन फिफ्थ इंटरकोस्टल, और ये लगा दिया V5। तो क्या है? लोकेशन चेंज हुआ, पहले क्या था? मिड क्लेविकुलर, अब क्या? एंटीरियर एक्सिलरी। तो सिंपली आपको कॉल करना है, लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम एट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन ऑन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। स्पेस अभी भी फिफ्थ है, और एक्सिला के एंटीरियर पोर्शन के लाइन में आपको लीड का प्लेस करना, वो लीड आपका कौन सा हो जाएगा? V5 हो जाएगा। लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम एट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन ऑन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। आगे समझ में? मैंने कहा था V4, V5, V6, तीनों लीड कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में लगेगी? फिफ्थ में। ओके फाइन। एक लग गई मिड क्लेविकुलर लाइन में, एक लगी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, अब लगेगी मिड एक्सिलरी लाइन, दैट इज अ मिड एक्सिलरी लाइन। स्पेस वही है, दैट इज अ V6, V6 that will be put again left side of sternum, sternum at mid axillary line on fifth intercostal space। इंटरकोस्टल स्पेस फिफ्थ रहेगा, लीड थोड़ा सा मिड एक्सिला की तरफ जाएगा, और इस तरीके से जो है ऑलमोस्ट पूरा हार्ट जो है हम लोग कवर कर पाएंगे, दो आर्म्स में, दो लेग में। फिर V1, V2, V3, V4, V5, V6। V1, V2 बहुत इजी टू रिकॉल है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। V third between V2 और V4 fifth intercostal space, mid clavicular line, fifth anterior axillary line into the fifth intercostal space, V6 mid axillary line into the fifth intercostal space। तो इस तरीके से देखिए कितना मशक्कत करना पड़ता है चेस्ट के लीड लगाने में, तब जाके हार्ट का एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है। तो चेस्ट लीड को प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एमसीक्यू कैसे आएगा? V1 प्लेस, फिर 4 ऑप्शन, या V4 प्लेस फिर 4 ऑप्शन, V6 प्लेस फिर 4 ऑप्शन, ऐसे एमसीक्यू बनेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चले, तो हमने लीड प्लेस कर दिया है, हमने ईसीजी जेली लगा दिया है, अब हम ग्राफ पेपर को लेके आते हैं, फिर मशीन को लेके आएंगे, फिर मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज अ ग्राफ पेपर। जैसे ग्राफ पेपर, ऐसा ही ग्राफ पेपर आपने देखा होगा। इस ग्राफ पेपर में ये जो एक बॉक्स आप देखोगे, एक बड़ा बॉक्स देखोगे, इसके अंदर 5 छोटे बॉक्स होंगे, दैट यू कैन सी। ये आपका एक छोटा बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, एंड ये पूरा
लार्ज बॉक्स, यही से पैरामीटर आपको लर्न करना है। फिर से देखिएगा, ये आपका एक लार्ज बॉक्स है और इसी के अंदर ऐसे 5 स्मॉल बॉक्स है। इस बॉक्स की साइज और बॉक्स की ड्यूरेशन पे बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ड्यूरेशन, each small square box represent 0.04 सेकंड। मतलब जब ईसीजी मशीन से ग्राफ पेपर निकलेगा, ईसीजी मशीन से ग्राफ पेपर निकलेगा, जो ग्राफिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट होगा, तो एक स्मॉल बॉक्स का जो ड्यूरेशन लगेगा वो 0.04 सेकंड कितना लगेगा? आप इस पिक्चर में देखिएगा, ये आपका स्मॉल बॉक्स है। इस एक स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन जो लगेगा वो 0.04 सेकंड, 0.04 सेकंड। अब मैं आपसे पूछूं, एक स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन तो 0.04 था, एक बड़े बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स है बच्चों, देख पा रहे हो आप? 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, तो 0.04 इंटू 5, 0. लिखो मत, लिखो मत बच्चों, ब्लैक टी शर्ट ब्लैक शर्ट प्लीज लिखो मत बेटा, है ना? ट्यूसडे आ जाएगा, एमसीक्यू पूछ लूंगा, फिर कहोगे सर नंबर अच्छे नहीं। जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आगे जाने से कोई मतलब नहीं, है ना? तो आप सब्र रखें, पेशेंस रखें, सिर्फ इस मूवी को वॉच करें। जब मैं लिखने के कहूं तभी लिखें, टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, बट एसीजी वो टॉपिक है नॉट सेट के पर्पस से, जहां 200% एमसीक्यू आते हैं। आपने मेंस में देखा होगा, है ना? और ये समझ में नहीं आया ना, रटना भी मुश्किल है। अगर आपको रटोगे कैसे रटोगे? फोटो याद रहेंगे? आप दोस्त आपसे 6 महीने बाहर आके हुलिया बदल के आ जाए, आप नहीं पहचान पाओगे, सेविंग बढ़ाओ, बियर्ड बढ़ाओ, बाल बड़े हैं, कपड़े बदलिए, कैप डालिए, कैपरी पहन ली, और आप ही 5 बार सोचोगे कौन है? तो वो तो एम्स वाले, नॉट सेट वाले, वो कई कपड़े बदलते हैं। इस बार नया सिस्टम दे दिया कि 18 मिनट्स 20 एमसीक्यू। हो सकता है कोई नया तोहफा और पकड़ा दे अगले नॉट सेट में। कभी सोचा था प्री और मेंस होगा? कभी सोचा आईएएस और आरएस वाली फीलिंग हमें भी लेनी पड़ेगी? बट अब ले रहे ले लेंगे। प्री हो गया तो मेंस रह गया, मेंस हो गया तो मेरिट पर रह गया, और हर बार एक एग्जाम फाइट करना आसान होता है। अभी एक मॉर्निंग में एक बॉय स्टूडेंट मुझे मिला, प्री में वो अंडर 100 था, प्री में, और मेंस में उसकी रैंक है 3000 प्लस। प्री होता तो टॉप रैंकर होता हो, अब मेंस हुआ तो आगे नॉट सेट इसको वेट करना पड़ेगा। इसे एक एमसीक्यू, आपकी एक गलती 5 महीने पीछे भेजती है। तो इसे पेशेंस रखें, सब्र करें। ये किताबों में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, ये चीजें समझ में नहीं आ रहा, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया काउंट करना, पीआर इंटरवल काउंट करना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करना आप सीख ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये सारे पैरामीटर बहुत बेसिक है, ये आपको समझना जरूरी है। जैसे एक बार बताता हूं, यहाँ पर मेरे ईसीजी का ग्राफ पेपर है, जिस पर आप ईसीजी करते हो, ईसीजी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लेते हैं, ग्राफ पेपर की बात कर रहा हूं। ऐसे ग्राफ पेपर में बड़े बड़े बॉक्स दिए होंगे, एक बड़े बॉक्स के अंदर कितने स्मॉल बॉक्स मिलेंगे, और एक स्मॉल बॉक्स ड्यूरेशन कितना लगता है, और यदि एक लार्ज बॉक्स का पूछेगा क्या लिखोगे? ये ड्यूरेशन इसलिए जरूरी है, मैं आगे पढ़ाने वाला स्पीड ऑफ ईसीजी मशीन, कि एक सेकंड में आपका ईसीजी मशीन कितना एमएम तक ट्रेवल करता है। तो पहले आपको ड्यूरेशन समझ में आना चाहिए। वन स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड, लार्ज स्मॉल बॉक्स 0.20। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? अब बात करते हैं साइज की, डायमीटर की। यदि डायमीटर की बात करें तो यही एक स्मॉल बॉक्स जो है, इसकी साइज 1 mm की होती है। कितनी होती है बच्चों? 1 स्मॉल स्क्वायर 1 mm। और मैं यदि कहूं एक लार्ज बॉक्स का तो कितना हो जाएगा? ये कैलकुलेशन तो आता होगा ना, स्मॉल बॉक्स 1 mm, लार्ज बॉक्स का मतलब उसमें 5 स्मॉल बॉक्स है, तो 1 into 5। तो दो चीजें क्लियर होगी, ड्यूरेशन कितना है स्मॉल बॉक्स का 0. लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन, साइज ऑफ स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, साइज ऑफ लार्ज स्क्वायर बॉक्स। ये बताने का जो मेरा पर्पस था, मैं यहां लिख रहा हूं ईसीजी मशीन जिसका स्पीड बता रहा हूं 25 mm पर, मतलब 5 mm का एक लार्ज स्क्वायर बॉक्स था अभी अपने पास, तो 5 mm के 5 बॉक्स को 1 सेकंड में ईसीजी मशीन जो है वो क्लियर करती है। 1 सेकंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ ईसीजी मशीन? 25 mm पर सेकंड। इफ यू वांट टू राइट प्लीज राइट इट। आगे मैं आपको पीआर इंटरवल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा, तो ये स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन और साइज बहुत काम आएगी वहां पर। लिखा सभी ने? तो नेक्स्ट कैरी करते हैं। अब यहाँ पर मैं 3 मशीन के फोटो दिए, देखिए नॉट सेट में एक बार ईसीजी मशीन का फोटो इमेज बेस्ड एमसीक्यू आया हुआ है। ये तो यूनिवर्सल है, बहुत जगह देखा होगा आपने, रेडियो की तरह होती है, और यहाँ लीड का जो कनेक्शन होता है, यहाँ स्पीड और पेपर का सेटिंग होता है, और जैसे आपके लीड का प्लेसमेंट होता है तो स्विच को प्रेस करते ही आपका 25 mm पर सेकंड से ग्राफ पेपर निकलना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद आजकल जो है ये डिवाइस चल रही है जहां पर डायग्नोसिस पे लिखा आता है, आप देखो लिखा था एटीएल फ्लैट और फिब्रिलेशन, डॉक्टर का काम और आसान कर दिया, है ना? तो ये एडवांस मशीन है। यहाँ आपके पास 4 जो है लिम्ब लीड्स के लिए 4 क्लिप होती है, फिर आपके पास 6 चेस्ट लीड के लिए लीड्स का कनेक्टर होता है, और ग्राफ पेपर लगा होता है इस तरीके से कार्डिक मॉनिटर की तरह, यहाँ पर भी ईसीजी शो करता है। तो फोटो देख करके तो आप पहचान सकते हो कि ये क्या है ना? मैंने आपको ना बचपन वाली मशीन भी दिखाई थी अभी, गैल्वेनोमीटर,
है ना, वो आए तो भी पहचान लेना, बट शायद वो नहीं आएगा। ये मशीन का फोटो आ सकता है, यहाँ पर से कोई भी फोटो आ सकता है। तो मैं लिखा स्पीड जो है 25 mm पर सेकंड। हाँ, कभी कभी पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो स्पीड बढ़ सकती है, बट हमें नॉर्मल याद रखना बच्चों, नॉर्मल याद रखना। तो हमने लीड का प्लेसमेंट कर दिया, जेली यूज कर ली, ग्राफ पेपर देख लिया, स्पीड देख लिया, डायमीटर देख लिया, मशीन भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नॉर्मल वेव्स क्या होती है, पी वेव्स क्या होती है, पी आर इंटरवल क्या होता है ना, दैट वी आर गोइंग टू सी। लिख लिया सभी ने? यदि हम नॉर्मल ईसीजी की बात करें, सपोज यू कैन सी this is your normal waves of ECG. For example, this is the P wave. P wave. Then there is Q, R, S, T. तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक हम जानेंगे कि P वेव जो है वो क्या इंडिकेट करता है। फिर हम पढ़ेंगे पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल क्या बता रहा है। फिर आप पढ़ेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या पढ़ा है। देन फिर आप पढ़ेंगे एस टी सिगमेंट, एस टी सिगमेंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर हम पढ़ेंगे टी वेव, टी वेव क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर एक और पढ़ेंगे क्यू टी इंटरवल। मतलब ये नॉर्मली एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन क्या इन सब का, तभी तो पता चलेगा कि टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ईसीजी में क्या चेंजेस होगा। तो एग्जैक्टली हार्ट का कौन सा मूवमेंट, कौन सा वेव रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया है पी वेव, फिर लिखा है पी आर इंटरवल, फिर लिखा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर लिखा है एस टी सेगमेंट, फिर लिखा ओनली टी वेव। आपने कई बार सुना होगा हाइपरकैलेमिया में टॉल टी वेव होता है, सुना है आपने? सुना होगा एमआई में एसटी एलिवेशन होता है ना? आपने ये भी सुना होगा पी आर इंटरवल हार्ट ब्लॉक में एक्सीड हो जाता है, रिमेंबर? पहले हमें जब नॉर्मल पढ़ा होगा तब एबनॉर्मल का पता लगाएंगे। एक एबनॉर्मल वेव होती है यू वेव, यू वेव, दैट इज एबनॉर्मल वेव। वैसे नॉर्मल ईसीजी में नहीं होता है, हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट को देखने को मिलेगा, वो मैं बात डिस्कस करूंगा। तो नॉर्मल ईसीजी की जब हम बात करें, एक फोटो दिखाता हूं, देखिएगा तसल्ली से, दैट इज नॉर्मल ईसीजी। ग्राफ पेपर भी है, इस ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, लाइक पी क्यू आर एस टी, अगेन पी क्यू आर एस टी। एक मैंने नॉर्मल ईसीजी ग्राफ का फोटो डाला है, इसमें आप ये भी देख पा रहे होंगे वन लार्ज बॉक्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सो यहां तक 1 2 3 4 5, यहां पर कई सारे लार्ज बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, दैट यू कैन सी, दैट यू कैन सी, देख पा रहे हो। इसमें जब स्मॉल बॉक्स की बात करें तो हम स्मॉल बॉक्स की बात कर सकते हैं। स्मॉल बॉक्स का साइज 1 mm कितना था, लार्ज का, स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन 0.0, लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन इजी है। ये बार बार इसलिए मैं रिकॉल करवा रहा हूं, मैं पी आर इंटरवल पूछूंगा और पी आर इंटरवल को काउंट करना भी बताऊंगा। और एग्जाम में एक फोटो दिया होगा और आपको पूछेंगे ईसीजी में देख के बताओ पी आर कितना होता है, तो जब हमें माइनर मेजर चीजें नहीं पता होगा तो डिफिकल्टीज आएगी। तो ये तो नॉर्मल ईसीजी का फोटो है। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले बात करेंगे पी वेव का, फिर बात करेंगे पी आर का, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर एस टी सेगमेंट, फिर टी वेव, फिर क्यू टी इंटरवल। स्टार्ट करें? ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सी पी वेव। लिखना मत, पेन रखो टेबल पे सभी, सीधा हाथ जाता पेन पे, कोई भी नहीं लिखेगा, हाँ ऐसे बिल्कुल, वेरी गुड। मैंने थोड़ा सा डार्क कलर भी इंडिकेट किया, रेड, ये पी वेव। पी वेव इंडिकेट एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। तो पड़ेगा रीपोलराइजेशन, इसका मीनिंग लिख लीजिएगा, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। डीपोलराइज वर्ड कहीं पर भी आता है कॉन्ट्रैक्शन, रीपोलराइजेशन आता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये वर्ड बार-बार आपको हिंट देगा, डीपोलराइज, रिपोलराइज, डीपोलराइज, रिपोलराइज। तो डीपोलराइजेशन का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन, वो हार्ट का चैम्बर हो सकता है, कंप्लीट हार्ट हो सकता है, वेंट्रिकल हो सकता है, एटीएम हो सकता है। रीपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्सेशन, री से आर, आर से रिलैक्सेशन और डी से दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। सिर्फ इनका मीनिंग लिख करके पेन को रख दीजिएगा, डीपोलराइजेशन और दोनों मीनिंग क्या है? री से याद रखना, री रिलैक्सेशन, डी से कॉन्ट्रैक्शन। अभी बहुत हमने इंडिकेट एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब पी वेव क्या इंडिकेट करता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या इंडिकेट करता है बच्चों? मतलब आपका हार्ट, हार्ट का एटीएम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको इंडिकेट कौन सी वेव करेगी? पी वेव करेगी। कौन सी वेव करेगी? पी वेव करेगी। बहुत सिंपल है। और ये ईसीजी के वेव लीड का सबसे पसंदीदा एमसीक्यू बनता है, या तो पी वेव या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ऐसा आएगा, पी वेव इंडिकेट, ऑप्शन ए एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एट्रियल, वेरी गुड। देन ड्यूरेशन,
0.12 सेकंड। मैं आपसे पूछूं इसमें कितने छोटे बॉक्स आएंगे? 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.04 कितने आएंगे? ठीक है, तो मैं लिख दूं ब्रैकेट में 3 स्मॉल बॉक्स, 3 स्मॉल बॉक्स। आप इस पिक्चर में देखिएगा, जहां से पी स्टार्ट हुआ है और ऑलमोस्ट जहां पी एंड हो रहा है, लगभग 1 2 और थर्ड लगभग पूरा है, तो हम कह सकते हैं पी वेव जो बनता है ना, वो रिफ्लेक्ट तो करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, किसको करता है? और इसका नॉर्मल ड्यूरेशन 0.12 सेकंड है। मतलब जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लिखेंगे और 3 स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर एक ग्राफ बना होगा दैट रिफ्लेक्टिंग नॉर्मल पी वेव। अब कहीं कहीं पी वेव बनता ही नहीं है, एट्रियल फिब्रिलेशन में नहीं बनता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्यों नहीं बनता है? एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट 350 से 600 होता है, 350 टू 600 बीट पर मिनट, तो एटीएम को उतना टाइम ही नहीं मिलता कि कॉन्टैक्ट हो, रिलैक्स हो, तो पी वेव नहीं बनेगा, उसमें पी वेव एब्सेंट होता है। पी वेव क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इंडिकेट एट्रियल डिपोलराइजेशन बाय द पी वेव, ड्यूरेशन 0.12 सेकंड, इट मींस कंप्लीट पी वेव जो कवर करता है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस को करता है। कितना करता है बच्चों? 3 स्मॉल बॉक्सेस। द पी वेव टेंड टू बी अपराइट इन लीड फर्स्ट और सेकंड, इन्वर्टेड इन लीड एवीआर। कहने का पर्पस है पी वेव का नॉर्मल प्रेजेंटेशन आपको देखना है ईसीजी में, तो 3 जगह देखना होगा। एक आप देखेंगे लीड फर्स्ट और लीड, अभी मैंने कहा लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, वी1, वी2, वी3, वी4, वी5, ये टोटल 12 पढ़ा है हमने। अब आप देखोगे लीड फर्स्ट में, तो लीड फर्स्ट में आपका पी ऐसा ही दिखेगा, लीड सेकंड में देखोगे तो पी ऐसा ही दिखेगा, बट लीड एवीआर में देखोगे तो पी क्या होगा? ऐसा दिखेगा। याद है मिरर इमेज, मैंने आपको पढ़ाया था बीच में, मिरर इमेज। एवीआर में, एवीआर में यदि आपका पी वेव इन्वर्टेड है, इट मींस आपका ईसीजी नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल नहीं, फाइंडिंग नहीं, आपने ईसीजी किया हो नॉर्मल है, लीड का प्रॉपर आपने प्लेसमेंट किया। तो जब भी ईसीजी कंप्लीट करते हो, एवीआर को चेक करो, एवीआर का पी इन्वर्टेड है तो डॉक्टर को दे दो कि ये मेरी तरफ से करके दे दिया। और यदि आपका पी इन्वर्टेड नहीं मिला, या तो डेक्सोकार्डिया होगा, या डेक्सोकार्डिया, या तो डेक्सोकार्डिया होगा, या कोई और एब्नॉर्मलिटीज होगी, जिसको मिरर इमेज कहते हैं। जब भी किसी पेशेंट ईसीजी करते हैं उसमें हमें एवीआर दिखना होता है। तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स 0.12 सेकंड इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ पी वेव, इंडिकेट करा एटीएल डीपोलराइजेशन, 3 स्मॉल बॉक्सेस को कवर करा है। नॉर्मली व्हेन वी टेंड टू सी, तो आपका लीड फर्स्ट और लीड सेकंड में पी वेव क्या मिलेगा? अपराइट, और एवीआर में क्या मिलेगा? इन्वर्टेड। क्या मिलेगा? दैट इज अ नॉर्मल, दैट इज अ नॉर्मल। ओके फाइन। लेंथनिंग ऑफ पी वेव इंडिकेट एनलार्जमेंट ऑफ, यदि आपके पी वेव का ये लेंथ जो है ये बढ़ गया, इसका मतलब एटीएम की साइज भी क्या होगी? ये भी एमसीक्यू आया हुआ है। एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव इंडिकेट, सॉरी, लेंथनिंग ऑफ पी वेव इंडिकेट एनलार्जमेंट ऑफ एटीएम। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आगे डिस्कस करने वाले, एब्नॉर्मल पी वेव एटीएल फ्लैटन में अब्सॉर्ब नहीं होता है, पी वेव एटीएल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वीटी, इन दोनों कंडीशन में पी वेव क्या होता है? एब्सेंट होता है। लिख लीजिएगा आपके नॉलेज के लिए, बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे। एक छोटा सा पी वेव बना लेना साइड में। जो स्पीड से लिखिएगा प्लीज। आगे बढ़ाऊंगा फ्लैटर, फ्लैटर जहां पर पेशेंट का जो हार्ट रेट होता है ना, वो 250 बीट्स पर मिनट होता है, और फिब्रिलेशन जो है पेशेंट का हार्ट रेट 350 टू 600 बीट पर मिनट, या 250 से 350 भी लिख सकते हो। ये हार्ट रेट है फ्लैटर और फिब्रिलेशन का। फिब्रिलेशन 350 टू 600, अब ये काउंट तो कर नहीं सकते पेशेंट का, तो ईसीजी से देखना पड़ता है फ्लैटर और वी कैन से फिब्रिलेशन। नेक्स्ट क्या करें? सभी बच्चों को समझ में आ गया बच्चों? पी वेव क्या इंडिकेट करता है? एटीआर रिपोलराइजेशन, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ पी वेव 0.12 सेकंड, हाउ मेनी स्मॉल बॉक्सेस कवर इट? 3। ओके फाइन। इफ lengthening of p wave, what will be indicate? Enlargement of, if absent of p wave indicate or ventricular tachycardia. Okay fine. Next one, PR interval, फिर से पेन रख दो, लिख लिया पी वेव सबने? PR interval, पेन को आराम से दीजिएगा, अगला पढ़ते बेटा। Then you can see again P
क्यू आर एस ई। पीआर मेनली कंडक्शन सिस्टम की एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। टाइम इट टेकन इंपल्स टू ट्रेवल फ्रॉम एटीएम थ्रू एवी नोड बंडल ऑफ हिस टू फ्रीक्वेंसी। भाई एटीएम में जब इंपल्स आए तो एटीएम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कौन रिफ्लेक्ट किया, पी वेव। किसने क्या, अब वो एटीएम से इंपल्स आएंगे हेवी नोड बंडल ऑफ हिस फ्रीक्वेंसी फाइबर। ये पूरा पाथवे कवर कौन कर रहा है, पीआर। कौन कर रहा है, पी ने सिर्फ एटीएल कॉन्ट्रैक्शन की रिस्पांसिबिलिटी ली थी, बट पीआर ने एटीएम से एवी नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिट से होते हुए फ्रीक्वेंसी फाइबर तक जब इंपल्स आएंगे तो पूरी एक्टिविटी कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, पीआर। कौन कर रहा है, पीआर। देन ड्यूरेशन 0.12 से लेकर 0.20 सेकंड। 0.12 से मतलब कितने स्मॉल बॉक्स, 0.20 का मतलब 5 स्मॉल बॉक्स, 3 to 5 स्मॉल बॉक्स। इस 0.12 को 120 लिख सकते हैं, 0.20 को 200 मिली सेकेंड। ये जरूर याद रखना, एक इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटीज बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि हम 0.12 सेकंड को कन्वर्ट करें मिली सेकंड में तो 120 मिली सेकंड होगा। 0.20 को मिली सेकंड में कन्वर्ट करें तो 200 मिली सेकंड होगा। कितना होगा बच्चों, 200। तो 0.12 लिखना, 0.20 लिखना ब्रैकेट में, 120 से लेके 200 मिली सेकंड भी लिखना, कभी कभी मिली सेकंड में दिया होता है तो हम गलत ना करें। हमने ये याद करके चले गए और हम जीरो के बाद पॉइंट को ढूंढ रहे और माशाल्लाह कोई एग्जाम में डंगा मिल गया तो उसने 120 से 200 मिली सेकंड लिख दिया। जैसे सीवीपी का मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा 3 to 8 सेंटीमीटर, सॉरी एमएम ऑफ एचजी, और 5 to 10। हाँ, तो हमें दोनों को याद रखना है। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट वन, कैसे मेजर करते हैं फ्रॉम ऑनसेट ऑफ पी वेव। ऑनसेट का मतलब जहां से पी वेव स्टार्ट हुआ टू द स्टार्ट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और जहां से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ। जब भी पीआर इंटरवल को काउंट करना होता है, बिगिनिंग ऑफ पी वेव, बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दोनों के बीच के स्मॉल बॉक्स को काउंट करना मल्टीप्लाई 0.04 सेकंड। सपोज इस पिक्चर में देखिएगा 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई 0.04 सेकंड, 0 पॉइंट, तो पीआर कितना हुआ, पीआर कितना हुआ भाई, नॉर्मल था हमारा 0.12 से लेकर 0.20 और ये इसका बीच का मिला तो 0.16 सेकंड मिला। फिर से देखिएगा, जब भी पीआर इंटरवल की मेजरिंग की बात करेंगे तो मेजर करने के लिए बिगिनिंग ऑफ पी वेव से आपको काउंट करना है। दिस इज योर पी वेव, दिस इज योर क्यू आर एस टी। तो बिगिनिंग ऑफ पी वेव से काउंट करना है और बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच के स्मॉल बॉक्स को काउंट करना है और जितने स्मॉल बॉक्स आते हैं इसको मल्टीप्लाई करना है 0.04। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा 3 4 ध्यान रखना, सब फोटो दूंगा आपको, काउंट करवाऊंगा, तो पहले सीख लो अच्छे से। जब भी पीआर इंटरवल काउंट करना पूछेंगे, जहां से पी स्टार्ट होता है और जहां से क्यूआर स्टार्ट होता है, दोनों के बीच के स्मॉल बॉक्स को काउंट करेंगे तो कौन सा आंसर मिलेगा, पीआर इंटरवल। क्या मिलेगा, मेजर फ्रॉम ऑनसेट ऑफ पी वे टू द स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस। ओके फाइन, अभी देखता हूं आपको यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मिलेगा नॉर्मलिटीज। यदि आपका ये पीआर, यदि आपका ये पीआर बढ़ जाता है और नॉर्मल से ज्यादा आता है, नॉर्मल लास्ट कितना था 0.20, और नॉर्मल से ज्यादा है, लगातार है, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो गया, बहुत सिंपल याद करना, फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री। आगे पढ़ाऊंगा, जब भी कहीं लिखा है पी आर इंटरवल एक्सीड मोर देन 0.20 सेकंड इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। आ गया, पी आर नॉर्मल से लगातार ज्यादा आ रहा है तो आपको फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक हो गया। क्या हो गया, एवी ब्लॉक का मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा नॉर्मल आपका 0.12 से लेकर 0.20 है और यहाँ लगातार 0.20 से ज्यादा आ रहा है, तो समझ जाना उस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री। उसके अलावा नो कांस्टेंट। अब आपका पीआर इंटरवल कभी बढ़ रहा है और कभी कब हो रहा है, मैं एग्जांपल पुट करता हूं। दैट इज अ पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। अब इस ग्राफ को आप देखोगे, ये पी है, क्यू है, आर है, एस है, पी है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। आप इस पीआर को देखिएगा, इस पीआर को देखिएगा, इस पीआर को देखिएगा, ये थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये थोड़ा कम है, ये फिर बढ़ गया, तो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो थर्ड डिग्री है। कौन सा है, ग्राफ देखोगे ना, मैं आगे थर्ड डिग्री पढ़ाऊंगा तब ये फिर जिक्र करने वाला हूं। ईसीजी जब देखोगे वहां पर कहीं बढ़ा हुआ है, कहीं कम हो गया, कहीं फिर बढ़ा हुआ है, तो समझ आना इस पेशेंट को थर्ड डिग्री ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, और वहां लगातार आपको ये डिस्टेंस एक ग्राफ में सब जगह देखने को मिल रहा है और नॉर्मल से ज्यादा मिल रहा है, फर्स्ट डिग्री। कौन सा ब्लॉकेज होगा, आ रहा समझ में, ओके फाइन। वाइट किस्म होता पीआर स्पेशली हाइपोकैलिमिया में और हाइपरमैग्नीसिमिया। प्लीज पुट डाउन। पीछे शांति क्यों, फोटो खींच लेते लिखते आराम से। हाँ, यहाँ से काउंट करें, मतलब ये क्यों यहाँ से बिगनिंग हो रहा है, तो पी यहाँ से बिगनिंग हुआ, क्यों यहाँ से बिगनिंग हुआ, इन दोनों के बीच के स्मॉल बॉक्स को जोड़ लेना, मल्टीप्लाई 0.04। अभी मैं 4 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, एग्जाम में जैसे आता है ना।
सभी ने, एक मिनट ना। यहाँ पर तो आपको ऐसा ना एरो बना के बढ़िया दिया हुआ, आप काउंट कर लो। एग्जाम ऐसा नहीं आएगा, है ना। एग्जाम में ढूंढना पी स्टार्ट कहां से हो रहा है, और क्यूआरएस में क्या करना बेटा, जैसे पी, यहां से पी बिगनिंग हुआ है, यहां से क्यू स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। काउंट करते समय पी का स्टार्टिंग तो आपको पता चल जाएगा, क्यू कहां से स्टार्ट होता है, जहां से ग्राफ नीचे जाके ऊपर जा रहा है, तो जहां से नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है ना, दैट इज बिगनिंग ऑफ क्यू, बिगनिंग ऑफ क्यू। तो काउंट करते समय अब यहाँ पर तो ऊपर की ओर बना हुआ है, यानी कहीं नीचे गया ना, तो जहां से क्यू बिगनिंग हो रहा है ना, यहाँ के बीच के स्मॉल बॉक्स को काउंट करना है। और मैं अभी जो फोटो दिखाने वाला हूँ वो बहुत डेंजरस है, और उसमें ढूंढना पड़ेगा कि कहां पी है कहां क्यू है। आगे समझ सबको, लिख लिया। अब नेक्स्ट एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, दैट यू कैन सी। अब इसका आपको पीआर इंटरवल ढूंढना है। बहुत आसान है, एक काम करता हूं, थोड़ा आपको परिपक्व कर देता हूं, इसका बता दो मुझे, ताकि आसान हो जाएगा। थोड़ा पूरी तैयारी कर रखी है, अब काउंट करना आपको। कितना आंसर आ रहा है, उन्होंने एरो किया है कि बिगिनिंग ऑफ पी में हो, बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। आपको आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं है, 9 तो पूरे हैं, 10 वाला आता है, 9 एंड हाफ दिख रहा है। देखिए 10 वाला जो है आता है 36। देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा, बट यहां आप देखिएगा 9 एंड हाफ स्मॉल बॉक्सेस आपको दिख रहा है, मल्टीप्लाई जो वैल्यू आएगा 0.8 काउंट हो गया। अब मैं इस एरो को हटा रहा हूं, अब आप खुद ढूंढिएगा, यहां कोई मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। इससे क्लियर नहीं दिखा, बहुत क्लियर दिख रहा है, आंसर निकालिएगा। आ रहा समझ में बेटा, समझ में आ रहा बेटा, क्या नहीं कर पा रहे हो, कितने स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं, कुछ आइडिया लगेगा। हाउ मच, 0.160 का, सबका आंसर आ रहा है 0. ठीक है, मान लेते हैं। एक और पूछ रहा हूं, सही है, बिल्कुल सही है, क्या बात है, गजब गजब। हाँ हाँ, ताली बजा लो खुद के लिए। वो अभी मैंने शुरू में पूछा ना, वो फिर से पूछूंगा। अभी आपको सिर्फ थोड़ा इजी कर रहा हूं, क्योंकि ये एमसीक्यू नॉट सेट में आया हुआ है, ग्राफ दिया होता है, आपसे पूछे इसका पीआर इंटरवल निकालो। एक और इमेज, सिक्स, सही है। अब आता वापस, ये आंसर दो तब मजा आएगा। जो जूम कर देता, जूम, आपकी हर बात मानूंगा, आंसर चाहिए। ढूंढो, ऐसे पास में मत आना, वहीं बैठे देखो। देखिए आप अपना आंसर बता दो, फिर मैं अच्छे से समझा देता हूँ। 0.28 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इसको समझ में ऑप्शन देता हूं आपको। ये ग्राफ समझ में आ गया, अपने लेवल पे काउंट कर लिया, एबीसीडी ऑप्शन बताता हूं आपको, कौन सा आपका आंसर सही होता है।
अभी दाल लाइन खींच के कौन आएगा एग्जाम में? हाँ? ट्राई करना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको हाँ तो सही, मन में 28 हो रहा है, पहले कौन बोले, कौन सोच रहा है ना? अब चार ऑप्शन में दिखेगा तब तो बोलोगे। एग्जाम में ऑप्शन आते हैं ए बी सी डी, वो ऐसे एमसीक्यू होते हैं जहां पर 100% आप राइट करके आ सकते हो। तो हाउ कैन काउंट पीआर इंटरवल, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके फाइन। अब आजकल ये ट्रेंडिंग एमसीक्यू है, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी का एमसीक्यू है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैंने आपको पढ़ाया बच्चों पीआर इंटरवल 0.12 से लेके 20 या 120 से लेके 200 मिली सेकंड, दैट इज अ नॉर्मल पीआर इंटरवल। अब एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है जिसमें एक एक्स्ट्रा वेव बदल, उसको डेल्टा वेव कहते हैं। इस पिक्चर में आप देखिएगा, पी दिख रहा है, क्यू में कुछ गड़बड़ हुआ है, आर दिख रहा है, एस दिख रहा है, और अब क्यू बनना तो यहां से चाहिए था, बट यहां देखो एडिशनल ऐसे शेप बना हुआ है। इस एडिशनल जो शेप वाली वेव है इसको हम डेल्टा वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा वेव। और दैट कंडीशन वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, नो सेट में पूछा हुआ एमसीक्यू। वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है, a syndrome in which extra electrical pathway in heart can cause rapid heartbeat। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है आप थोड़ा सा समझिएगा। ये आपका एट्रियम था, ये आपका वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कंडक्शन सिस्टम पड़ा था। इस कंडीशन में क्या होता है, ये नॉर्मल पाथवे, इसमें क्या हो रहा है, एट्रियम में इंपल्स आ रहा है, और फिर इंपल्स कहां चला गया, एबी नोड, बंडल ऑफ ईज ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइबर। कभी कभी कंडक्शन सिस्टम कंजेनाइटली डिफॉर्म होता है, उस समय ये जो फ्रीक्वेंसी फाइबर वाले जो इंपल्स आ रहे हैं ये वापस यहां पर एट्रियम में एंटर कर जाएंगे। इनका वहां जाना काम नहीं है, इनका सिर्फ वेंट्रिकल को क्या करना है, पंप करना है। और ये इंपल्स जो है वापस एटीएम वाला इंपल्स तो एटीएम जनरेट हो ही है, और ये फ्रीक्वेंसी फाइबर वाली कहां एंट्री कर गए, एटीएम में। तो वहां पर जाके क्या बदमाशी करेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी द इंपल्स कमिंग फ्रॉम द एसए नोड इनटू द एवी नोड, नॉर्मल पाथवे, एवी नोड टू द बंडल ऑफ हिस ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइबर, बट फ्रीक्वेंसी फाइबर पे एंड होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी फाइबर टर्मिनल एलिमेंट होता है, ये फ्रीक्वेंसी फाइबर से एंटर हो जाएगा एटीएम में, और एक अलग से पाथवे क्रिएट करेगा कि हम भी आ गए। और उसकी वजह से जो क्यूआरएस बनना चाहिए वो नॉर्मल नहीं बनेगा, और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ने की वजह से एक एडिशनल वेव डेवलप हो जाता है जिसका नाम है डेल्टा वेव। क्या बोलते हैं? डेल्टा वेव। आपने मेंशन किया, देखिएगा, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फास्ट हार्ट रेट प्रॉब्लम इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, क्योंकि डिजीज कंजेनाइटल है। डिजीज कौन सा है? कंजेनाइटल। हार्ट बीट जो है 100 से ज्यादा हो जाएगा, पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट कितना हो जाएगा, लेस देन 120। ये लिखा था एग्जाम में, सिर्फ if PR interval less than 120 मिलीसेकंड is called वॉल पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। सिर्फ ये था ऑप्शन में, इसी से आपको डिटेक्ट करना था। अभी मैंने कहा 0.12 से लेके 0.12 से लेके 0.20 इज नॉर्मल इंटरवल ऑफ पीआर इंटरवल, यस। 120 मिलीसेकंड से 200 मिलीसेकंड अगेन नॉर्मल। इफ लेस देन 120 मिलीसेकंड या इफ लेस देन 0.12 सेकंड इज कॉल्ड वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। कारण हार्ट रेट बढ़ा तो पीआर इंटरवल क्या हो गया, नैरो। पीआर इंटरवल क्या हो गया, नैरो। ये कंडीशन इमेज भी आ सकता है, थियोरेटिकल बेस भी आ सकता है, और मैंने एडिशनल लिखा हुआ है ईसीजी शॉर्ट पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और एडिशनल एक वेव दिखेगा जिसका नाम है बच्चों, और इसके आगे नोट करके लिख लीजिएगा, अब लिख लीजिएगा वॉल पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम क्या होता है।
क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। नॉर्मली क्यूआरएस का ड्यूरेशन 0.04 से 0.1 होता है। 0.04 का मतलब एक स्मॉल बॉक्स, 0.1 का मतलब 2.5, और यहाँ पर लगभग जो है 3 स्मॉल बॉक्सेस आ रहा है। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मली से वाइड है। तो एक तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर वाइड दिख रहा है, एक डेल्टा वेव बना हुआ है, दो, और तीसरा शॉर्ट पीआर इंटरवल। तीनों कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट करता है पेशेंट को वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, वन ऑफ द कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे डेवलप हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, और हार्ट रेट बढ़ने के साथ में पीआर इंटरवल कम हो जाता है और क्यूआरएस वाइड हो जाता है। लिखिए सभी बच्चों ने। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखा होगा पीआर इंटरवल, शॉर्ट, प्रोलॉन्ग्ड, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और डेल्टा वेव। तो एक आइडेंटिफिकेशन वेव जो यहाँ पर डेल्टा वेव है। ड्यूरेशन पूछे पीआर का लेस देन 120 मिली सेकंड या लेस देन 0.12 सेकंड, 0.12 सेकंड। Now next QRS complex. Again you can see here. That is a PQRST. अब हम बात करें QRS complex. एक तो P और PR ये दो एपीआई में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम जितनी भी वेव पढ़ेंगे ना वो वेंट्रिकल की खबर देगी। चाहे QRS पढ़े, QT पढ़े, T पढ़े, ये सभी वेंट्रिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी। एटीएम से रिलेटेड कौन देता है? P वेव और PR। P वेव और अब वेंट्रिकल की बात करेंगे। जैसे आपने पढ़ा P वेव इंडिकेट एट्रियल डी पोलराइजेशन, P वेव इंडिकेट एट्रियल और QRS इंडिकेट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन पेन टेबल पे होना चाहिए बच्चों। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है ना। अब QRS की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। P वेव को कहेंगे तो एट्रियल डीपोलराइजेशन। नाउ ड्यूरेशन 0.04 है। कितना स्मॉल बॉक्स? 1। 0.1 में 2 एंड हाफ स्मॉल बॉक्स। ये आपका नॉर्मल QRS की बात करो बच्चों। P में 3 स्मॉल बॉक्सेस, 0.12 सेकंड था। QRS में 0.04 से 0.1 सेकंड का मतलब 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.02, तो कितना हो गया? 0.1। तो दैट इज अ ड्यूरेशन 0.04 से 0.1। देन कहां से कहां काउंट करेंगे? बिगनिंग एंड ऑफ द पीआर इंटरवल। पी कहां से शुरू हुआ था? पीआर बिगनिंग ऑफ द पी वेव और बिगनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। बिगनिंग ऑफ द, यहां तो हमने पढ़ा था पी वेव। अब जहां ये पी आर एंड हो रहा है, एंड कहां हो रहा है? बिगनिंग ऑफ क्यू। एंड कहां हो रहा है? बिगनिंग ऑफ, तो बिगनिंग ऑफ क्यू से लेकर के एंड ऑफ एस वेव, दिस इज योर पी, सॉरी क्यू आर एस। जहां से क्यू बिगनिंग हो रहा है और पी आर एंड हो रहा है, पी आर एंड हो रहा है, क्यू बिगनिंग हो रहा है, वहां से लेके एस वेव जहां एंड होता है, इन दोनों के बीच में यदि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 2 एंड हाफ क्या है? स्मॉल बॉक्सेस। और 2 एंड हाफ का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.1 सेकंड। स्टार्ट हुआ 1 बॉक्स से, 1 से 2 एंड हाफ, तो कम से कम 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 2 एंड हाफ बॉक्स। अब तक हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो मिनिमम 0.04, मैक्सिमम 0.1, तो दैट इज योर नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने आपको पीआर काउंट करना सिखाया, आपसे क्यूआरएस का पूछ सकते हैं। पी का मैंने कहा था पी जहां से पी बिगनिंग होता है ना, आ रही हो? उबासी आ रही है? कितने आराम से जैसे बदमाशी नहीं, खुद ही बैठ के ईयर लोग को प्रेस कर लिया करो। ऐसा लगता है मूवी का एंड आने वाला। क्यों? ये मूवी ऐसी चलेगी बेटा। यू शुड डेवलप इंटरेस्ट योरसेल्फ, है ना। ईसीजी जैसा टफ टॉपिक है, बहुत आसान है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं जब ईसीजी कंप्लीट हो जाओगे ना तो आप खुद कहोगे सर एमआई को तो मैं पता कर लेता हूं, एंजाइना को पता कर लेता हूं, इंफीरियर को पता कर सकता हूं, टकीकार्डिया को पता कर सकता हूं, ब्रेडिकार्डिया को पता कर सकता हूं, है ना। ये आप सीख जाओगे। बट बैठे बैठे ऐसे जीप खींच के निकालो, ध्यान रखना, मुंह नहीं खोलना है। तो दैट इज द एंड ऑफ द पीआर। पीआर एंड कहां हो रहा है? जहां से क्यू शुरू हो रहा है, और एंड ऑफ द एस वेव जहां से एस एंड हो रहा है। ये जो ड्यूरेशन है, दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब एब्नॉर्मलिटीज की बात करें तो व्हाइट कहां दिखता है? वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, हाइपरकैलिमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया। प्लीज राइट डाउन एवरीवन। एग्जाम में पूछने लायक पी पी आर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अभी जो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हमें पढ़ना जरूरी है। यहाँ तीनों से कई क्वेश्चन बनते हैं।
सभी ने now the next one ST segment P Q R S T ST segment अब एक्चुअली ST segment क्या करता है दो एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करेगा P वेव सिर्फ ATL डीपोलराइजेशन PR इंपल्स जनरेशन ड्यूरेशन QRS वेंट्रिकुलर depolarization then next ST depolarization and repolarization of ventricle ventricle का contraction और दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा depolarization and repolarization of ventricle आप देख सकते हैं indicate depolarization and repolarization of ventricle depolarization and repolarization of ventricle आप देख सकते हैं indicate depolarization and repolarization of ventricle is indicated by the ST segment depolarization and repolarization measuring from end of the QRS QRS end कहाँ हो रहा है S end हो रहा है and beginning of T wave और जहां से T wave शुरू हो रहा है beginning of T wave that is called ST segment that is called ये आपका T wave है ये आपका S wave है P Q R S T जहां से QRS end हुआ जहां से T beginning हुआ तो that interval we can say ST segment क्या बोलते हैं ST segment around 0.08 सेकंड हो रहा है इसमें थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है नॉर्मली 0.08 का मतलब होता है टू स्मॉल बॉक्सेस कितने स्मॉल बॉक्सेस टू स्मॉल बॉक्सेस abnormalities shorter in a hypercalcemia prolonged in a hypocalcemia elevated in myocardial ST elevation please write down or depressed angina pectoris बच्चे सभी बच्चों ने तो P P R Q R S कॉम्प्लेक्स और ST segment नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों बाकी एंजाइना एमआई हम पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे बट ये एब्नॉर्मलिटीज कहां कहां आपको देखने को मिल सकती है वो पहले से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि शॉर्टर हाइपरकैल्सीमिया तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपो में होगा एमआई में बढ़ा हुआ मिलता है एलिवेटेड होता है और डिप्रेशन एंजाइना पेक्टोरिस
नाउ नेक्स्ट जे पॉइंट, जे पॉइंट ईसीजी। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर एस टी, जहां से एस का ये एंगल बन रहा है, यहां पर एक, यहां देखिए नीचे वाली इमेज में रिफ्लेक्शन आएगा, एक ऐसा ब्लू कलर दिखेगा, कहां छुप गया, आ गया, है ना। अब यहां पर एक एलिवेटेड एक इमेज बन रही है, यहां नॉर्मली तो ये होना चाहिए, इस एंगल को हम जे पॉइंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, और यहां जे पॉइंट क्या, एलिवेटेड। जे पॉइंट क्या है भाई, नॉर्मली पी हमने पढ़ लिया, पीआर पढ़ लिया, क्यूआरएस हमने पढ़ लिया, हमने एसटी भी देख लिया, तो एस का जहां से एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, जे पॉइंट। और नीचे वाली ग्राफ में जे पॉइंट जो एलिवेटेड दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑस्पॉन वेव। क्या बोलते हैं, ऑस्पॉन वेव। कुछ कंडीशन में आपको बताऊंगा जहां जे पॉइंट एलिवेटेड दिखता है, पहले आप उसको समझिएगा बच्चों। जे पॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और बिगिनिंग ऑफ द एसटी सेगमेंट। जहां से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपना एंड हो रहा है और एसटी शुरू हो रहा है, उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, जे पॉइंट। अभी हमने दोनों पढ़ा ना एसटी और क्यूआरएस के बारे में, तो जहां क्यूआरएस एंड हो रहा है और जहां से एसटी शुरू हो रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं जे पॉइंट। क्या कहते हैं, जे पॉइंट। देन जे जंक्शन पॉइंट मार्क एंड ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जे पॉइंट एलिवेटेड, ऑस्बॉर्न वेव, एक वर्ड लिखा कैमल हम्प, कैमल दिखा है। अब हम को आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हो, है ना, ऐसा कैमल होता है ना बच्चों, ऐसा होता है ना, इसको हम्प बोलते हैं, हम ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, और आप जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, यहां पर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम्प, ठीक है। और आपने कुछ नाम जरूर रखा होगा, दैट इज अ हम्प। तो ये जो एडिशनल एक एक वेव बन रहा है, दैट वेव वी कैन से जे पॉइंट। जे पॉइंट यहां एलिवेटेड दिख रहा है, ये किस में होता है, हाइपोथर्मिया में। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का मतलब आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। हाइपरकैल्सीमिया, अर्ली रिपोलराइजेशन ऑफ ब्रुगाडा सिंड्रोम। और ब्रुगाडा सिंड्रोम जो है, ये एक कंडक्शन सिस्टम का डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कंडक्शन सिस्टम। ये वो कंडीशन है जिसका कॉज लिखा मैंने, म्यूटेशन ऑफ SCN5A जीन। इस जीन का म्यूटेशन होता है तो कंडक्शन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये एडिशनल वेव बनता है, और इस वेव को एलिवेशन ऑफ जे पॉइंट कहते हैं, और ये इंडिकेट करता है इन एब्नॉर्मलिटीज को। प्लीज राइट डाउन एवरीवन, जे जंक्शन और जे जंक्शन का एलिवेशन। प्रीवियस में देखा था डेल्टा वेव, शॉर्ट पीआर इंटरवल, तो कौन सा कंडीशन था, कौन सा कंडीशन था, और जहां पर जे जंक्शन एलिवेटेड है वो कौन सा कंडीशन हो सकता है, हाइपोथर्मिया, हाइपरकैल्सीमिया, अर्ली रिपोलराइजेशन एंड ब्रुगाडा सिंड्रोम। लिख लिया सभी ने। इट्स ओवर। नाउ टी वेव, अगेन यू कैन सी दैट इज योर पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एसटी हमने पढ़ा, नाउ देयर इज अ टी वेव। एसटी मैंने कहा था डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, क्यूआरएस क्या था, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो माय डियर टी वेव जो है इंडिकेट करेगा रिपोलराइजेशन, ओनली रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है टी वेव, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। द ड्यूरेशन इज 0.08 से 0.12, 0.08 से 0.12,
0.08 से 0.12, 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस कह सकते हैं. And abnormalities, tall T wave in hyperkalemia, hypomagnesemia, especially hyperkalemia, and inverted in hypokalemia. Please write down. Repolarization of ventricles. इवन आप हाइपरकैलेमिया के आगे लिख सकते हो या नीचे ऐड कर सकते हो एक्यूट एमआई. एक्यूट एमआई में भी टी वे जो है टॉल होता है. भी कई कलर चेंज करते हो, कई मार्कर चेंज करते हो, टाइम बहुत लेते हो. फटाफट लिखो. डेकोरेशन घर पे जाके करना पढ़ते समय. नेक्स्ट चले. दैट इज अ क्यूटी इंटरवल. क्यूटी इंटरवल. पी ओवर क्यूआरएस ओवर पीआर ओवर एसटी ऑलरेडी ओवर टी ओवर लास्ट दैट्स अ क्यूटी. टोटल ड्यूरेशन ऑफ ventricular depolarization and repolarization. टोटल ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन. अब इसमें क्यूआरएस का कॉन्टेक्स्ट, क्यूआरएस का भी डीपोलराइजेशन आ गया, इसमें एसटी का डी और ई दोनों आ गया, टी का री भी आ गया, तो सबको मिला लिया. तो टोटल ड्यूरेशन देखिए हम कहां से कहां तक देख रहे हैं. दिस इज योर क्यू, दैट इज योर एंड ऑफ द टी. यहां पर क्यूआरएस भी आ गया, एसटी भी आ गया, टी भी आ गया, सबको जोड़ेंगे तो क्यूटी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्यूटी. 0.32 से लेके 0.40, 8 to 10 स्मॉल बॉक्सेस, 8 to 10 स्मॉल बॉक्सेस. लिख लिया सभी ने? अगेन एक बार रिवाइज करते बच्चों. पी वेव का ड्यूरेशन कितना था? 0.12. लिसन एवरीवन, 0.12. पी वेव क्या इंडिकेट करता था? एट्रियल डीपोलराइजेशन. फिर हमने देखा पीआर का ड्यूरेशन कितना था? 0.12 से 0.2. इंपल्स जनरेशन ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करा. फिर हमने देखा क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. वेंट्रिकुलर ड्यूरेशन कितना था? 0.04 से 0.1. फिर हमने देखा एसटी सेगमेंट. एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट का काम था डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. फिर हमने देखा टी वेव ओनली रीपोलराइजेशन. और लास्ट में हमने क्यूटी देखा, टोटल ड्यूरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन. कुछ कुछ समझ में आया?